अध्याय 1021 फैक्स का रहस्य भाग 2। फैक्स अब तक जो कुछ भी कर रहा था बस इसी पल के लिए था। उसकी उंगलियों से लाल धागे निकल रहे थे और साथ ही डालकी पर भी लाल धागे बन रहे थे। जमीन पर भी जैसे ही उसने अपने खून से उसे नियंत्रित किया, धागा ऊपर उठ गया। इतना सारा लाल धागा तब बना जब फैक्स उसके हमलों से बचने में लगा था और डालकी को जरूरी जगहों पर बांध रहा था। अब उसने सुई अपने शरीर से निकालकर सामंथा की ओर फेंकी। सामंथा जानती थी कि उसे क्या करना है, इसलिए वह आगे की ओर भागी ताकि सुई उसकी पीठ में चुभ जाए। सैनिक ये सुनकर भ्रमित हो गए, लेकिन जब वह घूमी और ताली बजाई तो उसने आदेश दिया, हमले के लिए तैयार हो जाओ। उसके आत्मिक हथियार से 9 पूंछें सख्त नोकों से ऊपर उठीं। फैक्स के अंदर अब सुई नहीं थी, इसलिए उसे डालकी को अपनी जगह पर बनाए रखना मुश्किल हो रहा था, लेकिन उसे बस कुछ पल और रुकना था। उसकी मांसपेशियां मानो फट रही थीं और उसका पूरा शरीर डालकी को अपनी जगह पर बनाए रखने की कोशिश में कांप रहा था। 9 पूंछें डालकी के सिर पर वार कर रही थीं और उसमें छुरा घोंप रही थीं। जैसे जैसे वे आगे बढ़ रहे थे, तात्विक उपयोगकर्ताओं और मेज की असीम शक्ति लगातार उन पर बरस रही थी। किसी ने भी हमला करना बंद नहीं किया था, लेकिन फैक्स को लगा कि उसकी बाहें जवाब दे गई हैं और डोरी छूट गई है। डालकी अभी मरा नहीं था। दरअसल जैसे जैसे वह कमजोर होता जा रहा था, वह और भी मजबूत होता जा रहा था। भाड़ में जाओ, फैक्स ने हवा में उछलते हुए कहा। अपने हाथ पर खून के आभूषण से, जिससे उसका हाथ लाल आभा से ढक गया था, वह पूरी ताकत से गोलीबारी की रेखा में कूद पड़ा और पीछे से मशीन गन और कुछ एलिमेंटल शॉट से घायल हो गया। आंखें सिकोड़ते और घुर्राते हुए, सौभाग्य से वह फिर भी डालकी के सिर पर मुक्का मारने में कामयाब रहा। वह दर्द से चिल्लाया, उसकी पीठ में चोट लग गई और वह जमीन पर गिर पड़ा, वहीं पड़ा रहा। उसी समय डालकी भी जमीन पर गिरकर हार गया था। ये देखकर सामंथा तुरंत फैक्स के पास दौड़ी। उसके जख्म बहुत गहरे थे और वह देख सकती थी कि उसकी पीठ पर मशीन के लेजर शॉट से काफी चोट लगी थी। अरे, मैं मदद लूंगी, मैं किसी वैद्य को बुलाऊंगी, सामंथा चिल्लाई। ये ठीक है, फैक्स ने बड़बड़ाते हुए कहा। ये ठीक नहीं है, चलो मत मरो, तुम्हें जीना है, मैं तुम्हारा नाम भी नहीं जानता। फैक्स मुस्कुराया। ये फैक्स है, और उसने अपने फ्लास्क की ओर इशारा किया जो उससे दूर जा गिरा था। उसने देखा कि वह किस ओर इशारा कर रहा था और यह सोचकर कि यह कोई ज़रूरी चीज़ है, उसे लेने के लिए दौड़ी। जब उसने उसे उठाया तो ढक्कन खुला था और उसने देखा कि कुप्पी से खून गिर रहा था। उस कुप्पी के अंदर खून था। वह खून क्यों पी रहा होगा? फिर भी वह फ्लास्क वापस फैक्स के पास ले आई, जिसने उसे अपने मुंह में डालने की कोशिश की। कुछ ही बूंदें निकलने पर उसे और चाहिए थीं। किसी वजह से उसने खून पीने की कोशिश की थी और उसे समझ नहीं आया कि क्या हो रहा है। हालांकि कुछ ही सेकंड बाद एक जोरदार धमाके की आवाज़ सुनाई दी। उसने अपना सिर घुमाया और अचानक 2 और नुकीली डालकी आ पहुंची और एक मेज को एक ही हाथ से चकनाचूर कर दिया। सैनिकों ने उस पर हमला करने की कोशिश की, लेकिन पल भर में ही देर हो गई और दूसरे मेघ को उठाकर हवा में उछाल दिया गया, फिर जमीन पर पटक दिया गया। मेघ जवाबी मुक्के मार रहा था, लड़ने की कोशिश कर रहा था, लेकिन ये साफ था कि एक आसान विजेता था, जिसका फैसला जल्द ही उन दोनों के बीच होने वाला था। इस डालकी की खास बात यह थी कि इसके पूरे शरीर पर हरा खून लगा हुआ था। इसका मतलब था कि यह पहले भी किसी लड़ाई में शामिल रहा होगा, और जिसने भी इससे लड़ाई की होगी उसने इसे बुरी तरह घायल किया होगा। यदि यह कोई जानवर होता तो यह अच्छी खबर होती, लेकिन डालकी के लिए नहीं, जो इस प्रकार की चीज़ों के आधार पर मजबूत होता गया। नहीं, बकवास, मुझे क्या करना चाहिए? सामंथा ने गुस्से से जमीन पर जोर से पटकते हुए पूछा, क्योंकि वह इस समय कितनी कमजोर थी। उसने गिनती की थी कि वहां 5 पॉड थे और शायद ये शेल्टर में आखिरी डालकी थी, लेकिन वह कुछ नहीं कर सकती थी। उसकी एमसी कोशिकाएं खर्च हो चुकी थीं और जब फैक्स घायल हो गया तो आत्मा हथियार गायब हो गया था। खून, फैक्स चिल्लाया। उसने अपनी आंखों के कोने से देखा और डालकी को उनकी ओर आते हुए देखा। ब्लड, ऐसे वक्त में तुम क्या कह रहे हो? सामंथा चिल्लाई। वह सोच रही थी कि उसे अकेले भागना चाहिए या फैक्स को पकड़कर उसके साथ भागना चाहिए, लेकिन डालकी से आगे निकलना नामुमकिन था। अगर तुम मुझे खून दोगे तो मैं फिर से लड़ सकता हूँ, फैक्स चिल्लाया। हालांकि फैक्स को अपनी पिशाच होने की क्षमता छुपानी पड़ी, लेकिन उस समय उसे पता था कि उन दोनों की जान खतरे में है। वह जानता था कि वही अकेला है जो उन्हें बचा सकता है। ये लड़का पागलों जैसी बातें करता रहता है, लेकिन उसने लड़ाई के बीच में वो फ्लास्क पी लिया था, तो शायद सच कह रहा है। उसे दांव लगाना ही था और उसने ठीक यही किया। उसने झटपट अपनी धरती की क्षमता से एक तेज खंजर बनाया और अपनी हथेली काट ली। यही तो तुम्हें चाहिए, इससे तुम लड़ सकोगे। तो फिर हमारी मदद करो, वह फैक्स पर चिल्लाई, जिससे उसके हाथ की हथेली से खून गिरकर फैक्स के मुंह में टपकने लगा। जैसे ही रक्त फैक्स के मुंह में प्रवेश किया, उसकी पीठ पर लगे घाव तेजी से भर गए। आखिर क्या हो रहा है? क्या ये सचमुच काम कर गया? हालांकि
जश्न मनाने या स्पष्टीकरण का कोई समय नहीं था, क्योंकि जो मेघ दल्की से लड़ रहा था उसने अंततः हिलना बंद कर दिया था और अब दल्की का ध्यान केवल उन दोनों पर था। क्या तुम दोनों थे? दल्की ने पूछा। क्या तुम दोनों ने ही बाकियों को मारा था? दल्की चिल्लाया। उस पल फैक्स किसी तरह खड़ा हो गया। हालांकि उसके जख्म भर गए थे, लेकिन बाकी सब कुछ अलग ही था। लगातार 2 कड़े मुकाबलों के बाद वह पूरी तरह से थक चुका था और उसे यकीन भी नहीं था कि अब वह तार भी बना पाएगा। दाल्की जोर से चीखा, अजगर जैसी दहाड़ लगाए। उसकी दहाड़ से हवा का झोंका महसूस हुआ और वह इतना तेज था कि फैक्स और सामंथा गिर पड़े। ऐसा ही करने का प्रयास करते हुए फैक्स ने गहरी सांस ली और वापस चिल्लाया। गर्जना। फैक्स जोर से चीखा। जब उसने ऐसा किया तो वह अकेला नहीं था जो चीखा था। वह उलझन में था और उसे लगा कि थकान के कारण वह भ्रम में पड़ गया है, लेकिन सामंथा ने भी यह सुना था। फैक्स, अब तुम आराम कर सकते हो। चिंता मत करो, इसे हम पर छोड़ दो। पीछे से एक आवाज़ आई, लेकिन वह सिर्फ एक व्यक्ति की नहीं बल्कि 5 लोगों की आवाज़ थी। तुम यहाँ कैसे पहुँचे? फैक्स ने कहा। उसकी आंखें धीरे धीरे धुंधली पड़ रही थीं। जैसे ही वह गिरा, लिंडा ने उसे थाम लिया और धीरे से जमीन पर गिरा दिया। क्या तुम्हें इस बेवकूफ़ की कुछ देर देखभाल करने में कोई आपत्ति है? लिंडा ने मुस्कुराते हुए उसे सामंथा के पास बिठाते हुए कहा। मुझे लगता है कि हमें कुछ और काम करना होगा। इन लोगों को देखकर लिंडा सोच में पड़ गई कि ये कौन है। उनके बोलने के तरीके से उन्हें साफ पता चल गया कि फैक्स कौन है, जिससे उसे एक संकेत मिल गया था। रुको, क्या तुम शापित गुट से हो? सामंथा ने पूछा। नेट ने बिना सिर घुमाए अंगूठा दिखाया, ये सोचकर कि वह अच्छा लग रहा है और इससे सुंदर प्रमुख जनरल प्रभावित होंगे। शापित गुट के सदस्य आ चुके थे और वे कोई साधारण सदस्य नहीं थे, बल्कि शापित गुट के कुछ सबसे शक्तिशाली सदस्य थे। सावधान रहो, इस समय यह अपने चरम पर है। सामंथा ने चेतावनी दी, लेकिन ऐसा लग रहा था कि उसकी चेतावनी का उन पर कोई असर नहीं हुआ, क्योंकि वे सभी आत्मविश्वास से वहां खड़ी थीं, दाल्की से मुकाबला करने के लिए तैयार। शापित गुट। फैक्स, तुम लोग कौन हो? सामंथा ने फैक्स के थके हुए चेहरे को देखते हुए सोचा। शापित जहाज पर जब ब्रॉय ने ग्रुप को बताया कि क्विन अभी इनो से बात कर रही होगी, तो उन्होंने इसे अच्छा संकेत नहीं माना। बल्कि लोगन और सैम भी यही सोच रहे थे। वे चिंतित थे। रिचर्ड इनो पर वे पूरी तरह भरोसा नहीं कर सकते थे, भले ही लोगान के माता पिता ने उन्हें कुछ भी बताया हो, या ये भी नहीं मान सकते थे कि वे एक महान वैज्ञानिक थे जिन्होंने ज़रूरत के समय मानव जाति की मदद की थी। इतने सारे राज थे कि सब कुछ सुचारू रूप से नहीं चल सकता था। ये जानने के बाद सैम ने सुझाव दिया कि वे क्विन पर कड़ी नज़र रखें और पता लगाएं कि वह कहाँ है। उन्हें सेना का कार्यक्रम पता था और वे किस ग्रह पर होंगे ये भी पता था, और चूंकि उन्हें अंदाज़ा था कि इनो कुछ नया करने की कोशिश करेगा, इसलिए उन्होंने पहले से ही कुछ तैयारियां कर ली थीं। बेशक, जैसे ही संचार उपकरण बंद हो गए और सेना ने आसपास के क्षेत्र में रहने वाले सभी लोगों को ग्रह कैलाडी से सावधान रहने की सूचना दे दी, वे पहले से ही बाकी सभी से एक कदम आगे थे। इससे वे किसी से भी पहले पहुंच गए। लिंडा, नेट, डेनिस, वेविल और सैम सबसे नज़दीकी ग्रह पर टेलीपोर्ट हो चुके थे और उनके पास कैलाडी ग्रह की ओर जाने के लिए एक जहाज पहले से ही तैयार था। योजना याद रखना, सैम ने कहा, और उसी क्षण दिल्की दौड़ते हुए आगे आए। वेविल, सैम, नेट और डेनिस लिंडा के सामने खड़े हो गए और उनमें से हर एक ने अपनी परछाई ऊपर उठाई। उन्होंने अपनी अपनी क्षमताओं का इस्तेमाल करके हमले में बराबर की हिस्सेदारी की। अकेले उनके एमसी पॉइंट शायद किसी डाल्की के एक हमले को रोकने के लिए ही काफ़ी थे, लेकिन फिर वे अपनी क्षमता का इस्तेमाल करके लड़ नहीं पाएंगे। हालांकि अगर वे अपनी परछाइयों को एक साथ मिला दें तो वे हमले में बराबर योगदान देंगे और वे इतनी जल्दी कमज़ोर नहीं होंगे। छाया क्षमता, क्या ये क्विन की क्षमता नहीं है, उनके शापित गुट के नेता की? क्या इसका मतलब यह है कि उसने इसे अपने गुट के अन्य लोगों को भी सिखाया होगा? सामंथा ने सोचा। एक तरह से कोई भी इसे बहुत आश्चर्यजनक नहीं मानेगा, यह एक शक्तिशाली क्षमता थी जिसे साझा किया जाना चाहिए। हालांकि इतनी शक्तिशाली क्षमता के साथ कुछ लोगों ने इस शक्ति को केवल अपने पास ही रखने का फैसला किया होगा। हालांकि केवल छाया क्षमता के कारण ही वे आश्वस्त नहीं थे। सामंथा ने देखा कि लिंडा छाया क्षमता का इस्तेमाल नहीं कर रही थी, बल्कि छायाओं से घिरी होने के कारण उसका आकार बढ़ने लगा था। जैसे जैसे वह डाल्की से थोड़ी बड़ी होने लगी, उसका जानवर कवच छाया उपकरण कौशल के जरिए सुसज्जित किया जाने लगा। फिर जब वह तैयार हो गई तो बाकी लोग जल्दी से रास्ते से हट गए और डाल्की और लिंडा आपस में भिड़ गए। उनके हाथ एक दूसरे से सटे हुए थे, एक दूसरे को धक्का दे रहे थे, इस उम्मीद में कि कोई एक झुक जाए। आज दूसरी बार सामंथा ने किसी अन्य मानव को ताकत के मामले में डाल्की से मुकाबला करते देखा था। क्या शापित गुट के पास जानवरों के लिए बहुत बेहतर उपकरण है जितना हमने सोचा था? उसने सोचा, और उसने जल्द ही फैक्स और खुद को खतरे के क्षेत्र से दूर ले जाना शुरू कर दिया। सब लोग जल्दी से वहां पहुंच जाओ।
सैम ने आदेश दिया और वेविल का शरीर खतरनाक बगमैन में बदलने लगा, वह बाघ भरिंग के रूप में बदल गया। उसी समय डेनिस ने अपनी परछाई को अपनी पीठ पर छोटे छोटे पंख बनाने के लिए हिला दिया था। सैम ने अपनी परछाई का इस्तेमाल करके उसे डेनिस से चिपका दिया था, जिससे उसके पंख बड़े हो गए थे। डेनिस नेट के चौड़े कंधों पर कूद पड़ा और जल्द ही अपनी परछाई भी उसमें डाल दी, जिससे डेनिस ने अपनी परछाई के पंख बना लिए। अपनी मजबूत जांघों का इस्तेमाल करते हुए नेट नीचे झुका और फिर कूदकर डेनिस को आसमान में धकेल दिया। उसने अपने पंख फड़फड़ाए, जिससे उसे अतिरिक्त हवा में समय और गति मिली, और फिर वह 1 सेकंड के लिए स्थिर रहा जब उसने डालकी को नीचे देखा। मैंने कभी नहीं सोचा था कि अपनी क्षमता खोने के बाद मैं फिर कभी उड़ पाऊंगा। अब पहले जैसा तो नहीं रहा, लेकिन ये तो करना ही होगा, डेनिस ने नीचे उतरते हुए कहा, अपना पूरा शरीर घुमाते हुए। उसी समय उसने अपने आत्मिक अस्त्र को सक्रिय कर दिया, जिससे उसके चारों ओर एक सुनहरी आभा बन गई। जल्द ही नेट और वेविल डालकी की ओर बढ़े और उसके पैरों पर पूरी ताकत से हमला कर दिया। नेट ने तबाही का एक खूनी मुक्का बना लिया था और वेविल अब अपने बाघ भरिंग जैसे रूप में आ गया था। वह आगे बढ़ा और अपने मजबूत पंजों से दूसरे पैर पर वार कर दिया। डालकी जमीन पर गिर पड़ा और लिंडा ने उसी क्षण डालकी के हाथ छोड़ दिए और उसे एक अपरकट मारा, जिससे उसका सिर ऊपर की ओर जा लगा। ठीक समय पर डेनिस ने अपने आत्मिक हथियार का इस्तेमाल किया और तेज गति से वह घूमता हुआ नीचे आया, डालकी के सिर पर जोर से टकराया और उसे उसके ही शरीर में कुचल दिया। कठोर जमीन के ऊपर की रेत उड़ गई और सामंथा को आफ्टरशॉक की चपेट में आने से पहले अपनी आंखें ढकनी पड़ीं। क्या वह ठीक है? उसने सोचा। किसी का इतनी जोर से जमीन पर गिरना लगभग आत्मघाती हमला था। उसकी पीठ पर लगे पंख जमीन पर फैल गए थे, जिससे डेनिस के लिए एक नर्म लैंडिंग संभव हो गई थी ताकि शुरुआती टक्कर से उसे और ज्यादा चोट न लगे। जो 5 लोग वहां पहुंचे थे वे अपने अशांत प्रवेश के बाद बिल्कुल ठीक लग रहे थे और डालकी अब हिल नहीं रहा था। क्या वे 2 नुकीले दलकी को मारने में कामयाब हो गए जो मरने के कगार पर था? सामंथा ने सोचा। जब उसने उन्हें अपनी ओर आते देखा, वह देख सकती थी कि डेनिस भी हमले के असर को लेकर उसकी शुरुआती चिंता के बाद भी बिना किसी चोट के लग रहा था। पिछली लड़ाई में उन्होंने मुख्यतः केवल एक नुकीली डालकी के खिलाफ ही लड़ाई लड़ी थी। 2 नुकीली डालकी बहुत दुर्लभ थीं और 3 नुकीली डालकी अब तक किसी के भी सामने आई सबसे ज्यादा थीं। उस समय भी एक दलकी को मारने के लिए एक बड़ी ताकत की जरूरत होती थी। कुछ लोगों का तो ये भी मानना था कि इंसानों की विशाल संख्या के कारण ही वे पहला युद्ध कुछ हद तक जीत पाए थे, लेकिन उसके बाद मानव जाति की संख्या बहुत कम हो गई। यदि दलकी के पास वास्तव में इससे अधिक शक्तिशाली सेना होती तो मनुष्यों के पास कोई आशा नहीं होती। यही कारण था कि सेना दलकी को हराने के लिए उपकरण इकट्ठा करने के साथ साथ छात्रों को प्रशिक्षित करने पर इतनी सख्त थी। शापित गुट कितना शक्तिशाली है कि उनमें से सिर्फ 5 ही एक डालकी को बिना चोट खाए हरा सकते हैं। और अगर उनके पास छाया क्षमता है तो वे ऐसे काम कैसे कर पाते हैं जिनके लिए किसी क्षमता की जरूरत होती है? ऐसा लगता है कि हम उनके बारे में कुछ भी नहीं जानते। मैं यहाँ किसी को भी नहीं पहचानता और यही बात वहाँ मौजूद शिक्षक फैक्स पर भी लागू होती है। अगर आपको कोई आपत्ति न हो तो मुझे लगता है कि हम उसे ले लेंगे, सैम ने मुस्कुराते हुए कहा जब लिंडा ने फैक्स को उठाया और उसे अपनी पीठ पर पटक लिया। मुझे लगता है कि आपको दूसरों के पास जाना चाहिए और ऐसा लगता है कि आपका अपना कमांडर आ गया है, सैम ने आकाश की ओर इशारा करते हुए कहा। ऊपर देखने पर सेना द्वारा संचालित बर्था जहाजों में से एक को ग्रह के वायुमंडल में प्रवेश करते देखा जा सकता था, जिसके चारों ओर कई छोटे तेज जहाज थे। उस क्षण उसे एहसास हुआ कि आश्रय स्थल ही एकमात्र ऐसा स्थान नहीं था जिस पर हमला हुआ था, बल्कि अभियान पर निकले छात्र भी वहां थे। अगर 5 या उससे अधिक डालकी वहां आ जाएं जहां वे थे तो मुझे उनसे संपर्क करना होगा। आप लोगों को ये सुनिश्चित करना होगा कि छात्र ठीक हैं। शापित गुट, सामंथा समझाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन सैम ने बस अपना हाथ उसके चिंतित कंधे पर रख दिया। चिंता मत करो, लड़ाई खत्म हो गई है, हम कह सकते हैं, सैम ने कहा, और वह गलत भी नहीं था। क्विन के साथ जो जुड़ाव वे महसूस करते थे उससे वे महसूस कर सकते थे कि वह उनके निकट लड़ रहा है, लेकिन वे ये भी बता सकते थे कि कुछ और भी चल रहा है। लेकिन ये क्या हो सकता है? रेतीले रेगिस्तान में खड़े क्विन को डालकी के कई शवों ने घेर लिया था जिन्हें उसने हराया था। बोनक्लॉ जो मदद के लिए आया था, उसने उसका आधा काम कर दिया था और जल्द ही वापस वहीं गायब हो गया जहां क्विन था। लेकिन जब क्विन उनके आगे खड़ा हुआ और चारों ओर देखा तो उसे घायल और मारे गए छात्र और शिक्षक दिखाई दिए। इस लड़ाई में कई जानें चली गईं। ये वह जीत नहीं है जो मैं चाहता था, क्विन ने सोचा। खोज पूरी हो गई है। 505 दलकी पराजित हो चुके हैं। अब पुरस्कार दिए जाएंगे। दलकी के साथ लड़ाई खत्म होने से कुछ पल पहले क्विन ने बोनक्लॉ को सफलतापूर्वक बाहर बुला लिया था। विंसेंट, जो सिस्टम में सब कुछ देख रहा था, उसे यकीन नहीं था कि क्विन को भी पता है कि वह क्या कर रहा है, क्योंकि उसने अभी अभी अपनी सबसे गहरी इच्छाशक्ति से एक आदेश दिया था और बोनक्लॉ ने उसकी पुकार पर जवाब दिया था। बोनक्लॉ के बाहर होने के कारण उसने पीछे से आदेश दे रहे डालकी से अपेक्षाकृत आसानी से निपटा।
बोनक्लॉ के पास पहले की तुलना में पूरी ताकत थी और वह डाल की सेना पर पीछे से हमला करने में सक्षम था, जिससे क्विन पर दबाव कम हुआ। फिर भी क्विन उन लोगों के बारे में चिंतित था जो अभी भी दल्की से लड़ते हुए हमले का शिकार हो रहे थे। उसने अपना हाथ उठाया और फिर से शैडो लॉक का इस्तेमाल किया, जिससे कई छात्रों की रक्षा हुई, लेकिन उसके पास उन सभी की रक्षा के लिए पर्याप्त एमसी सेल नहीं थे और दल्की इन मौकों का फायदा उठा रहे थे। हर बार जब उसका ध्यान भटकता तो उसे चोट लगती। क्विन, तुम्हें मेरी बात माननी होगी। तुम सबको नहीं बचा सकते, उनमें से कुछ तो पहले ही मर चुके हैं और यह एक सच्चाई है। विंसेंट ने कहा, अब तुम्हें बस जल्द से जल्द डाल्की को हराने पर ध्यान केंद्रित करना है। ज्यादा से ज्यादा जानें बचाने का यही सबसे अच्छा तरीका है। क्विन ये स्वीकार नहीं करना चाहता था कि वह सबकी रक्षा करने के लिए पर्याप्त मजबूत नहीं है, लेकिन वह जानता था कि विंसेंट सही था। उसे पता था कि रणनीति में बदलाव जरूरी है। क्विन को अभी भी 4 डाल्की घेरे हुए थे और वह वहां से दूर था जहां सभी शिक्षक और छात्र लड़ रहे थे। उसने जल्दी से उन चारों के ऊपर एक बड़ा साया गुंबद बना दिया। छाया उछाल का इस्तेमाल करते हुए क्विन गुंबद के चारों ओर छिपकर उन पर खूनी अर्धचंद्राकार किक और भी बहुत कुछ करने में कामयाब रहा, यहाँ तक कि ऊपर से गिरते हुए उसने उनमें से एक पर खूनी वार भी बरसाए। उतरने से पहले उसने अपने शरीर को घुमाते हुए अपनी कोहनी से एक डाल्की के सिर के किनारे पर वार किया, जो डाल्की के लिए एक जानलेवा वार था, क्योंकि उसे पहले ही इतनी सजा मिल चुकी थी। पूरी लड़ाई के दौरान क्विन 50 डाल्की से लड़ने के लिए अपनी गति बनाए रख रहा था, लेकिन अब उसका एक और लक्ष्य था, उन्हें जल्द से जल्द हराना। डाल्की की त्वचा सख्त थी, खासकर जहां उनके शल्क ज्यादा उभरे हुए थे, जैसे कि उनके अग्रभाग, छाती और सिर। ये डाल्की के हमलावर अंग थे और ज्यादा महत्वपूर्ण जगहें थीं जिन्हें ज्यादा सुरक्षा की जरूरत थी। अपनी उंगलियों से खून की गोली निकालकर एक डाल्की के माथे पर मारते हुए क्विन को एहसास हुआ कि ये दूसरे को हराने के लिए पर्याप्त नहीं था, लेकिन एक ही स्थान पर उनमें से 5 को गोली मारकर और फिर हमला करके क्विन सिर पर हथौड़ा मारने के लिए तैयार था, जिससे तराजू कमजोर हो गया और एक और डाल्की को हरा दिया गया। इस बिंदु पर अंदर बचे हुए अन्य 2 ने भागने की उम्मीद में अपने चारों ओर की छाया की दीवारों पर मुक्का मारना शुरू कर दिया। क्विन ये जानता था, क्योंकि हर वार के साथ उसके एमसी पॉइंट कम होते जा रहे थे और लगभग पराजित दल्की से निपटने में इतना व्यस्त होने के कारण उसके एमसी पॉइंट अंततः 0 पर पहुंच गए थे। गुंबद ढह रहा था, लेकिन क्विन अब केवल छाया पर निर्भर नहीं था, उसके पास अपने मय बैरन कौशल और रक्त कौशल के साथ क्यूई के विभिन्न चरण थे। अंततः अंतिम 2 डाल्की को हराने के बाद क्विन वहां खड़ा था और उसके चारों ओर कई मृत डाल्की पड़े थे और सिस्टम पर खोज पूर्ण होने का संकेत दिखाई दे रहा था, जो उसे बता रहा था कि लड़ाई समाप्त हो गई है। इनाम आने शुरू हो गए थे, लेकिन क्विन को अभी इसकी कोई परवाह नहीं थी। जहां एक तरफ छात्र जश्न मना रहे थे, वहीं क्विन उन लोगों को देख रहा था जो घायल थे और जिनकी देखभाल की जा रही थी। वह उनकी दर्द भरी चीखें सुन सकता था। जहां उन्होंने एक छात्र को चिल्लाते हुए सुना, वहां जाकर कई लोगों ने क्विन को उसके कार्य के लिए धन्यवाद देना चाहा। जनरल हार्डी, मेरा मतलब है टैलेंट, हमें बचाने के लिए धन्यवाद। आप इतने मजबूत थे, मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि हम अभी भी जीवित हैं। मैं किसी दिन तुम्हारे जैसा बनना चाहता हूँ। उन सब की अनदेखी करते हुए क्विन अंततः उस छात्र तक पहुंचने में कामयाब हो गया जिसका मुंह खून से भरा हुआ था। उनका दोस्त उनके बगल में उसका हाथ पकड़े खड़ा था। कृपया कृपया जीवित रहो, वह चिल्लाए। लड़का अभी मरा नहीं था, लेकिन उसकी हालत गंभीर थी और क्विन उसके पास गया। इनू भी क्विन को ढूंढ रही थी, वह ये देखने के लिए उसके पास दौड़ी कि वह क्या कर रहा है, और उसने देखा कि वह अपने हाथ पर कट लगा रहा है। क्विन, तुम क्या कर रहे हो? कुछ करने से पहले सोच लो। विंसेंट मन ही मन चिल्लाया। तुम्हें क्या लगता है कि मैं क्या कर रहा हूँ? मैं उसकी जान बचा रहा हूँ, मैं उसे बदल दूंगा। क्विन चिल्लाया। तो आप उन सभी को मौत के मुंह में धकेल देंगे जो मौत के कगार पर हैं। क्या आपने कभी गौर किया है कि वहाँ कितने लोग हैं? आप सबको तो नहीं बचा सकते, और आप कैसे चुनेंगे कि कौन जीने लायक है और कौन नहीं? विंसेंट ने सवाल किया। लेकिन कैसे? मैं यहाँ कैसे रहूं और कुछ न करूं, जबकि मैं जानता हूं कि मैं उसे बचा सकता हूं? क्विन ने पूछा। पिशाच का जीवन हर किसी के बस की बात नहीं है, और आप सीमित संख्या में लोगों को ही पिशाच बना सकते हैं। भविष्य में क्या होगा जब आप किसी ऐसे व्यक्ति को पिशाच बनाना चाहेंगे जिसकी आप सचमुच परवाह करते हैं और आप उसे बचा नहीं पाएंगे? मुझे पता है कि आप इन छात्रों की बहुत परवाह करते हैं, लेकिन आपके सामने आने वाले हर युद्ध में हताहत होंगे, और अगर आप डाल्की के खिलाफ पूरी तरह से युद्ध करने जा रहे हैं तो उन्हें फिर से लड़ने के लिए मजबूर होना पड़ेगा और भी ज्यादा लोग मारे जाएंगे। जब वह और विंसेंट बहस में मशगूल थे, तभी लड़का अपनी आखिरी सांसें गिनते हुए चल बसा। क्विन के लिए कुछ भी करने के लिए बहुत देर हो चुकी थी। इनू असल में क्विन के काम के लिए उसे बधाई देने, यहाँ तक कि उसकी तारीफ करने के लिए आना चाहता था। इतनी ताकत वाले किसी व्यक्ति के करीब होना अच्छी बात होती, लेकिन छात्र की मौत और क्विन व बाकी लोगों को इतना परेशान देखकर उसे एहसास हुआ कि वह कितना स्वार्थी हो रहा था। दुनिया में इतना अच्छा इंसान कैसे हो सकता है?
इनू ने सोचा जब उसने क्विन को एक ऐसे छात्र के लिए आंसू बहाते देखा जिसे वह जानता तक नहीं था। हालांकि वे आंसू जल्द ही क्रोध में बदलने लगे क्योंकि उसने फर्श को पकड़ लिया और जमीन को अपने हाथ में खींच लिया, जिससे वह बारीक धूल में बदल गई। इनो, अगर उसने सिस्टम को दरकिनार न किया होता तो हम और ज्यादा जानें बचा सकते थे। क्या ये बच्चे वाकई ये सब सहने के लायक थे? जमीन से उठकर क्विन इधर उधर देखने लगा, अपना सिर इधर उधर घुमाकर देखने लगा कि कहीं इनो आसपास तो नहीं है। फिर वह बिना रुके तेज गति से कुछ छात्रों के बीच से भागा और दूर तक देखा, फिर से उनके बीच से भागा और किसी और जगह ढूंढने लगा। क्विन इतनी तेजी से आगे बढ़ रहा था कि इन्नू उसका पता भी नहीं लगा पा रही थी। वो इतनी तेज चल सकता है और उसमें इतनी ऊर्जा है। ये इंसान, दिमाग पर नियंत्रण रखने वाला और भी बहुत कुछ। एक अकेला इंसान क्या क्या कर सकता है, ये सोचकर इन्नू का शरीर कांप रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उन्हें ऐसे किसी इंसान को अपने साथ रखना चाहिए या फिर ये जानते हुए कि वो इतना ताकतवर इंसान है, उसे छोड़ देना चाहिए। अंततः उत्तर की ओर देखते हुए क्विन ने इनो को, या कम से कम उस पिशाच को जिससे उसने पहले बात की थी, दूर से देखा। पीटर, सुनिश्चित करो कि सब ठीक हैं। इसमें थोड़ा समय लग सकता है, क्विन ने कहा और दूर रेत के टीलों की ओर भाग गया और इस बार इनो के ज्यादा पास न जाने का ध्यान रखा। अब तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं रहा? इनो ने पूछा। खैर, मैं तुम्हें दोष नहीं देता। इस दुनिया में जीने का यही अच्छा तरीका है, किसी पर भरोसा न करना। मुझे इस बात पर भी हैरानी है कि इतनी ऊर्जा खर्च करने के बाद भी तुम मुझ पर तुरंत हमला नहीं कर रहे हो या फिर डर रहे हो कि कहीं तुम हार न जाओ। क्विन ने अपनी मुट्ठी और भी जोर से पकड़ ली। ये सच था कि उसकी ज्यादातर ऊर्जा खर्च हो चुकी थी। अगर उसे एक और बड़ी लड़ाई लड़नी होती तो उसे और ताकत जुटानी पड़ती, लेकिन अगर ऐसा हुआ भी तो उसके पास अभी भी एक और चाल थी जिस पर वह भरोसा कर सकता था। वह थी शैडो ओवरलोड स्किल, जो अभी भी उपलब्ध थी। मुझे लगता है कि मेरे पास अभी भी आपको हराने के लिए पर्याप्त ताकत है, लेकिन इससे मेरे किसी भी प्रश्न का उत्तर नहीं मिलेगा। क्विन ने उत्तर दिया। बहुत अच्छा, तुमने मेरी परीक्षा पास कर ली है और इनाम के तौर पर मुझे लगता है कि अब समय आ गया है कि हम बात करें। क्या तुम्हारे पास कोई और निजी जगह है? इनो ने पूछा। अपना हाथ खोलकर क्विन और इनो एक एक करके बातचीत करने के लिए छाया लॉक स्थान में गायब हो गए। बड़ा बर्था जहाज उम्मीद के मुताबिक ग्रह पर नहीं उतरा, बल्कि वह एक विशाल द्वीप की तरह आकाश में मंडराता रहा। हालांकि छोटे जहाज रवाना हुए और तुरंत दो जगहों पर उतर गए, खास तौर पर एक आश्रय स्थल और थोड़ी दूरी पर रेगिस्तान में जहां लड़ाई हुई थी। सहायता टीम पहुंच गई थी, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी और जितना नुकसान हो सकता था वह पहले ही हो चुका था क्योंकि डाल्की से निपटा जा चुका था। ऑस्कर ने व्यक्तिगत रूप से सहायता टीम के साथ पहुंचने का फैसला किया था। शांति संधि के बाद ये डाल्की की ओर से पहला पूर्ण पैमाने पर हमला था और ऑस्कर को पूरा यकीन था कि जो कुछ हुआ उसकी जांच के बाद पूरी मानव जाति के लिए ये घोषणा करनी होगी कि वे युद्ध के बीच में हैं। आश्रय के अंदर कुछ मध्यम आकार के जहाज उतरे थे। जहाज से हेड जनरल साच और उनके भरोसेमंद सार्जेंट उतरे, जो आमतौर पर स्कूल की ड्यूटी के दौरान उनकी पलटनों को व्यवस्थित करने में उनकी मदद करते थे। उनके बारे में ध्यान देने वाली बात यह थी कि उनके पास कोई जानवर हथियार नहीं थे, लेकिन उच्च स्तरीय जानवर कवच जरूर थे। उनके साथ प्रत्येक जहाज में लगभग 20 लोग थे और कुल 20 जहाज आश्रय में उतरे थे। बड़े बर्था जहाज से और भी सैनिक भेजे जाने थे, लेकिन जब उन्हें लगा कि अब कोई परेशानी नहीं है तो बाकी सैनिकों को भेज दिया गया। पहली टीम अपने साथ पोर्टेबल टेलीपोर्टर भी ले गई थी। उन्हें पूरा यकीन नहीं था कि वे काम करेंगे या नहीं, लेकिन अगर ऐसा होता तो वे दूसरों को भागने पर मजबूर कर सकते थे या अपने साथ और ज्यादा मदद ला सकते थे। दिलचस्प बात यह थी कि डाल्की के हारते ही टेलीपोर्टर काम करने लगे। हेड जनरल सामंथा और कर्स्ट के सदस्य नष्ट हो चुके आश्रय स्थल से बाहर निकलने के लिए तैयार थे। लिंडा फैक्स को अपने कंधे पर उठाए हुए थी। तभी अचानक 5 जहाज उस क्षेत्र में उतर आए। एक जहाज से एक पुरुष और एक महिला सार्जेंट उतरे, जबकि कप्तान और उनके दस्ते हेड जनरल सामंथा की मदद के लिए दौड़ पड़े। सेना की तरफ से यह कोई बहुत धीमी प्रतिक्रिया नहीं थी, सैम ने सोचा, लेकिन अगर हम नहीं पहुंचते और फैक्स यहाँ नहीं होता तो आज वे एक प्रमुख जनरल खो सकते थे। रुको, उसने कहा, इस इलाके से किसी को बाहर नहीं जाना है। हम तुम्हें बाकी लोगों के साथ आपातकालीन केंद्र ले जाएंगे और तुम्हारे हथियार ले जाएंगे। वहां तुम्हें पूरी घटना की रिपोर्ट देनी होगी। क्या ये सचमुच इस समय हो रहा है? वेविल ने कहा और उसने दूसरों की ओर देखा जिन्होंने कंधे उचका दिए। डेनिस ने आगे बढ़ने की कोशिश की और उन्हें अनदेखा कर दिया, लेकिन जल्द ही उसने पाया कि उनमें से एक आदमी उसे रोकने की कोशिश कर रहा है। ये डेनिस से भी बड़ा आदमी था, जो देखने में मजबूत लग रहा था और उसे वापस धमकाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन जैसे ही उस आदमी का हाथ डेनिस की छाती पर पड़ा, उसने उसे पकड़ लिया और उस बड़े आदमी को जमीन पर पटक दिया। तुम क्या कर रहे हो? क्या तुम अभी आदेशों की अवहेलना कर रहे हो? वह चिल्लाई, जब कई आदमी लड़ने की तैयारी कर रहे थे। हम सेना से नहीं जुड़े हैं।
हम आपके साथ काम करते हैं, आपके अधीन नहीं। डेनिस ने कहा। वह सही कह रहा है, हम शापित गुट का हिस्सा हैं। सैम ने उत्तर दिया। फिर भी हमें एक रिपोर्ट बनानी होगी और जानना होगा कि यहाँ क्या हुआ। निश्चित रूप से शापित गुट इतना मूर्ख नहीं है कि उसे युद्ध की मूल बातें भी न पता हों, सार्जेंट ने जवाब दिया। सैम आगे बढ़ गया, सामने वाले से बेखौफ। पहली बार उसे ऐसा महसूस हुआ था। पिशाच बनने से पहले वह कमज़ोर और शक्तिहीन महसूस करता था, लेकिन लड़की को देखते ही उसके अंदर कुछ चिंगारी सी दौड़ गई। देखो, मुझे नहीं पता कि तुम्हें ये पता है या नहीं, लेकिन हमारे लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण व्यक्ति इस ग्रह पर है और इस आश्रय में नहीं दिख रहा है। जब तक हमें पता नहीं चलता कि वह ठीक है, हम किसी का भी आदेश नहीं मानेंगे, यहाँ तक कि सर्वोच्च कमांडर का भी नहीं। सैम ने कहा। उसकी एक आंख लाल हो गई, लेकिन इससे पहले कि वह पूरी तरह से बदल जाए, नेड ने अपना गला साफ किया और अपने दोस्त को वास्तविकता में वापस ला दिया। सार्जेंट की रीढ़ में सिहरन दौड़ गई थी, लेकिन फिर भी वह ये स्पष्ट करना चाहती थी कि कोई भी उसे धमका नहीं सकता, खासकर तब जब उनके पास महत्वपूर्ण कर्तव्य हों। इसलिए उसने जवाबी कार्रवाई करने की योजना बनाई थी। उन्हें जाने दो, सामंथा ने दूर से कहा। कुछ चिकित्सकों ने उसे मामूली प्राथमिक उपचार दिया था और उसकी कई चोटें ठीक हो गई थीं। वे वापस आकर रिपोर्ट दर्ज करा सकते हैं। वे जाने के लिए स्वतंत्र हैं और सुनिश्चित करें कि कोई उन्हें रोके नहीं। यह एक आदेश है, सामंथा ने कहा। ये सुनकर सैम आगे बढ़ा और बाकी लोग भी उसके पीछे पीछे आश्रय स्थल से निकल गए। जितनी जल्दी वे आए थे, उतनी ही जल्दी गायब भी हो गए। क्या आपको यकीन है कि यह सही काम था, हेड जनरल? सार्जेंट ने पूछा। हाँ, सामंथा ने जवाब दिया। अब मुझे समझ आ गया कि ऑस्कर क्या कह रहा था जब उसने कहा था कि हमें उन्हें अपने पक्ष में करने के लिए हर संभव कोशिश करनी चाहिए। अगर हमें इस युद्ध में जीतने का जरा भी मौका मिले तो शायद हमें शापित की जरूरत होगी। फिर उसने कई मरे हुए दो नुकीले डाल्की को देखा। ये स्पष्ट था कि प्रथम युद्ध में उन्होंने जो सेनाएं प्रयोग की थीं, वे उनके पास मौजूद सब कुछ नहीं थीं, या तो वे विकसित हो गई थीं और अधिक शक्तिशाली हो गई थीं। सैम और बाकी लोग आखिरकार वहां पहुंच गए जहां बाकी छात्र और शिक्षक आराम कर रहे थे। यहाँ विशालकाय बर्था से कई जहाज भी उतरे थे और ऑस्कर ने यहीं पहुंचने का फैसला किया था। छात्रों ने सोचा कि शापित लोग या तो केवल यात्री थे या फिर सैन्यकर्मी थे, लेकिन फिर कुछ छात्रों ने वेविल को पहचान लिया। अरे, क्या ये वही नहीं है जिसने हमें जानवरों के हथियारों के पार्ट में मदद की थी? उनमें से एक ने टिप्पणी की। रुको, तो क्या वे लोग शापित गुट के हैं? अगर उनका नेता यहाँ है तो ये समझ में आता है कि वे यहाँ क्यों हैं। ये शापित लोग हैं। ये देखने में तो कुछ खास प्रभावशाली नहीं लगते, मैं तो इनमें से किसी को पहचान भी नहीं पा रहा। इनू ने सोचा। डेजी और दूसरे जानवरों वाले ग्रहों पर कब्जा करने के बाद उन्होंने इतने बड़े बड़े गुटों पर कब्जा कर लिया और फिर इन लोगों को अपना नेता चुनने के लिए भेजा। अगर ओवन होता तो ग्रेलिश के सबसे ताकतवर लोगों की एक पूरी टुकड़ी भेज दी जाती और वे काफ़ी अच्छा प्रदर्शन करते। पीछे मुड़कर ऑस्कर की नज़र शापित सदस्यों में से एक पर पड़ी और वह स्वयं उसका अभिवादन करने के लिए उसके पास गया, जबकि उसका सहायक उसके पास खड़ा था। इतने समय तक वीडियो पर बात करने के बाद आखिरकार तुमसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। तुम मेरी सोच से कहीं ज़्यादा छोटे हो, ऑस्कर ने उसकी तरफ देखते हुए कहा। क्या आप जानते हैं कि हमारा नेता कहाँ है? सैम ने प्रश्न को संक्षिप्त रखने के लिए पूछा, क्योंकि उसे डर था कि क्विन के असली नाम के अलावा कुछ और भी पता चल गया होगा। हमें असल में इस बारे में ज़्यादा कुछ नहीं पता। मुझे लगता है कि बेहतर होगा कि आप अपने दूसरे प्रमुख जनरल पीटर से बात करें। लगता है उन्हें ज़्यादा जानकारी है और उन्होंने अभी अभी कहा है कि वे अंततः लौटेंगे। ऑस्कर ने जवाब दिया। जाने से पहले, मुझे पता है कि आप जल्दी में हैं, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप एक बात सोच लें। हमारी पिछली बातचीत के आधार पर आप एक समझदार और काबिल इंसान लगते हैं। आपको अभी मुझे जवाब देने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आपको क्या लगता है कि डाल्की ने इस जगह पर हमला क्यों किया? मैं इस बारे में अवश्य सोचूंगा, सैम ने पीटर की ओर चलते हुए कहा। सच कहूं तो सैम खुद इस सवाल के बारे में सोच रहा था। वह खुद देख सकता था कि डाल्की ने कितनी संख्या में हमला किया था। पहले तो उसने सोचा कि शायद यह हेनों की वजह से हुआ होगा, लेकिन ब्रॉ से मिली जानकारी के आधार पर ऐसा करना उसके लिए कोई मायने नहीं रखता था। क्या डाल्की यहाँ इसलिए आए थे क्योंकि वे किसी चीज़ या किसी व्यक्ति के पीछे थे? अगर वे इनों के पीछे थे तो क्या होगा? हो सकता है कि वह इतने समय से इसी ग्रह पर छिपा रहा हो और आखिरकार किसी ने उसे ढूंढ ही लिया हो। फिर डाल्की उसके पीछे क्यों पड़े होंगे? सैम के दिमाग में जो दूसरा कारण आया, वह ज़्यादा संभावना थी कि वह सही जवाब हो, लेकिन अगर ऐसा था तो वह चिंतित था। इनों का लक्ष्य ब्लेड द्वीप पर मौजूद राक्षसी जानवर की रक्षा करना था। अगर उसे पता था कि डाल्की हमला करने वाले हैं, तो क्या उसने किसी पौधे का इस्तेमाल किया होगा? हो सकता है उसने झूठी सूचना दी हो कि राक्षसी जानवर यहाँ है। ये भी संभव था कि उसे क्विन की गतिविधियों की भी जानकारी हो।
दोनों बातों को एक साथ जोड़कर उसने इसे अपनी परीक्षा के तौर पर इस्तेमाल किया और दाल्की को असली गन से दूर भगाने के तरीके के तौर पर। अगर क्विन नाकाम हो जाता तो भी वह बहुत सारे दाल्की को मार देता और उनका लक्ष्य आगे नहीं बढ़ पाता। अगर ऐसा है तो एनो सचमुच एक खतरनाक आदमी है, सैम ने सोचा। छाया स्थान इतना गहरा काला था कि उनके अपने शरीर के अलावा कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था, जो अंदर रहते हुए हल्की सी रोशनी दे रहा था। अगर कोई उस विशाल स्थान से गुजरता तो उसे ऐसा लगता जैसे वह बिना किसी मंजिल के अनंत काल तक चलता जा रहा हो। अंदर से तो उस जगह को नष्ट किया जा सकता था, लेकिन बाहर से दूसरों के लिए उससे बातचीत करना लगभग नामुमकिन था। अब सुरक्षित जगह के अंदर क्विन और एनो एक दूसरे के सामने खड़े थे। जो कुछ हुआ था उससे पहले ही एनो पर काफी गुस्सा उमड़ पड़ा था, लेकिन अब उस रहस्यमयी व्यक्ति पर और भी ज्यादा गुस्सा फूट पड़ा। क्विन को किसी भी चीज से ज्यादा बदला नहीं बल्कि जवाब चाहिए था। विंसेंट ने कहा, रिचर्ड, एनो को शायद इस बात का अंदाजा नहीं है कि मैंने खुद को इस सिस्टम में शामिल किया है, हालांकि ऐसा लगता है कि उन्होंने ही मुझे इसे बनाने में मदद की थी। इसलिए मुझे लगता है कि इसे गुप्त रखना ही बेहतर होगा। फिर भी विंसेंट इस बारे में अनिश्चित था। ऐसा लग रहा था जैसे एनो ने बिना उसकी जानकारी के ही एक तरह का बैकडोर लगा दिया था, जिससे वह पहले की तरह काम कर पा रहा था। चिंता की बात यह थी कि वह क्विन के सिस्टम को किस हद तक नियंत्रित कर सकता था। क्या वह क्विन को रक्त से मिले बोनस आंकड़े बेकार कर सकता था, या उसका नियंत्रण केवल सिस्टम से जुड़े कौशलों तक ही सीमित था जिन्हें एनो रोक सकता था। इस अनिश्चितता के कारण विंसेंट चाहता था कि क्विन ज्यादा सतर्क रहे। विंसेंट, सलाह के लिए शुक्रिया, तुम हमेशा बहुत मददगार रहे हो, क्विन ने जवाब दिया। अरे, भले ही वो मेरा रिश्तेदार है, पर तुम भी तो हो। ये एक अजीब परिवार है और वो इसकी शुरुआत है, विंसेंट ने कहा। मुझे पता है तुम्हारे मन में बहुत सारे सवाल होंगे और चूंकि तुम मेरी परीक्षा में सफल हो गए हो, इसलिए इनाम के तौर पर मुझे तुम्हारे मन में उठ रहे 3 सवालों के जवाब देने में खुशी होगी और मैं तुम्हारे लिए उनका पूरा जवाब दूंगा। इन्होंने कहा, तुम शायद सोच रहे होगे कि तुमने मुझे इस जगह फंसा लिया है कि तुम मुझसे लड़ सकते हो और मुझे और कुछ बताने के लिए मजबूर कर सकते हो, लेकिन यह मेरा असली शरीर नहीं है। मैं जब चाहूं यहां से जा सकता हूं। क्विन ने कभी नहीं सोचा था कि एनो इतना सीधा होगा, वह कभी था ही नहीं, लेकिन वह दाल्की से लड़ाई के दौरान भी जा सकता था। ये साफ था कि एनो इसलिए रुका क्योंकि वह भी क्विन से बात करना चाहता था और उसके मन में भी क्विन के लिए कुछ सवाल थे। केवल 3 प्रश्न ही क्यों? क्विन ने पूछा। ये सुनकर विंसेंट ने सिस्टम से बाहर निकलकर लड़के को हिलाना चाहा, लेकिन वह केवल अपना सिर हिला सका। तुमने जो कुछ भी बनाया है उसका मूल्यांकन करने के लिए मेरे पास पर्याप्त समय नहीं था, इन्होंने उत्तर दिया। तुम एक ऐसे व्यक्ति हो जो शुरू में मेरी योजनाओं में कभी नहीं था। जब विंसेंट ने मदद की गुहार लगाई थी तब मुझे अंदाजा था कि वह क्या करने वाला है, लेकिन उसकी मदद करते समय मेरा कोई गुप्त उद्देश्य नहीं था। मैंने मदद की क्योंकि मुझे विंसेंट की स्थिति से बहुत सहानुभूति थी और मुझे लगा कि इस तरह मदद करना उचित है। साथ ही यह एक प्रयोग भी था, एक सिस्टम वाला पिशाच कितना शक्तिशाली हो सकता है। खैर, अब मैं मूल प्रश्न से भटक रहा हूँ, लेकिन ये संबंधित है। फिलहाल मुझे नहीं पता कि आप या आपका गुट कितना शक्तिशाली है और न ही आप कितने शक्तिशाली हो सकते हैं। मेरा मानना है कि सब कुछ न जानने और स्वयं उत्तर खोजने की कोशिश करने से आप और भी मजबूत हो गए हैं। फिर इन्होंने अपना हाथ उठाया और अपनी 3 उंगलियों में से एक को नीचे रख दिया। तभी क्विन को एहसास हुआ कि उसके सामान्य प्रश्न को उसके 3 अनुमत प्रश्नों में से एक मान लिया गया है। उसे लगा कि उसने खुद ही अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार ली है। फिर भी एनो अपने उत्तरों में कम से कम काफ़ी जानकारी तो दे ही रहा था। समस्या यह है कि क्या क्विन ने उस पर विश्वास किया? सिर्फ 2 सवाल बचे थे। क्विन बस इतना ही पूछना चाहता था। वह जानना चाहता था कि एनो ने ऐसा क्यों किया कि वह दूसरों को मदद के लिए बुला या बुला नहीं सकता, लेकिन ऐसा करना बेकार होता। ये सब करने का आपका कारण क्या है? आपका लक्ष्य क्या है? इससे आपको क्या हासिल होता है? क्विन ने पूछा। अच्छा सवाल है, एनो मुस्कुराया। ज्यादा तो है, पर मैं तुम्हें जवाब जरूर दूंगा। सीधे शब्दों में कहूं तो मुझे इंसानों की परवाह है, शायद विंसेंट से भी ज्यादा। मेरे राजा रहते हुए पिशाच जाति का भला हो रहा था, लेकिन मैं सो जाने के बाद कैसे यकीन कर सकता था कि ऐसा ही होगा? क्या मैं ये जानते हुए भी चैन से जा सकता था कि मेरी सारी मेहनत बेकार चली जाएगी? बिल्कुल नहीं। लगता है कुछ पिशाच हैं जो मेरी बनाई हुई हर चीज़ को कुचलने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, और हो सकता है कि वह अभी भी गिर जाए। जहाँ तक मैं अभी जो कर रहा हूँ, मेरा लक्ष्य भी इंसानों जैसा ही है, दाल्की से छुटकारा पाना। फिलहाल बिना किसी मदद के इंसानों के लिए ये काम नामुमकिन है, और यही मेरी भूमिका आती है। अगर आपको मेरी बात पर यकीन नहीं है तो आपको यकीन करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन मैं पिछले युद्ध में भी उनकी मदद करता रहा हूं और आगे भी करता रहूंगा। दाल्की किसी की भी कल्पना से ज़्यादा ताकतवर हैं, और इस समय वे जिस स्थिति में हैं उसे देखते हुए पिशाचों को भी उन्हें खतरा समझना चाहिए, इन्होंने जवाब दिया।
क्विन ने फिर से अपनी एक और उंगली नीचे रखते हुए सोचा कि वह सिर्फ 3 सवालों के जवाब देने को लेकर काफ़ी गंभीर है और अब वह थोड़ा घबरा रहा था कि क्या पूछे। इनो अब तक जिस तरह से बच रहा था उसे देखते हुए वह शायद सच कह रहा था कि वह यहाँ व्यक्तिगत रूप से नहीं आया है। मैं क्या पूछूं? सिस्टम के बारे में, जिम और दाल्की के बारे में, ग्रीन परिवार के बारे में। अब वह क्या करने की योजना बना रहा है? क्विन के दिमाग में बहुत सारे सवाल थे और वह थोड़ा परेशान हो रहा था। तभी उसे एक बात सूझी। क्विन को सबसे ज़्यादा ये समझना था कि एनो किस तरह का इंसान है और क्या वह उसके काम पर भरोसा कर सकता है। अगर वह दाल्की के खिलाफ था तो कम से कम अभी के लिए तो दोनों एक ही पक्ष में थे। क्यों? तुमने आथा से झूठ क्यों बोला? क्विन ने पूछा। ये सवाल पूछते समय एनो का चेहरा थोड़ा बदल गया। मुझे डर है कि तुम्हें इस बारे में थोड़ा और स्पष्ट होना पड़ेगा। तुम्हारा असल में क्या मतलब है? मैंने उसे छाया क्षमता क्यों दी? उसे दंडक क्यों बनाया? याद रखो, हालांकि मुझे तुम्हारी हरकतों का अंदाज़ा है, पर मुझे भी ठीक से नहीं पता कि तुमने क्या किया है। इन्होंने जवाब दिया। तुमने आथा के आदमियों की हत्या के लिए असली प्रथम राजा को क्यों फंसाया? क्या तुम्हें पता है कि इससे उन्हें कितना दुख हुआ होगा? क्या तुम्हें पता है कि वह अभी भी तुम्हें ढूंढ रहा है? क्विन ने पूछा। पहली बार किसी प्रश्न का उत्तर देते समय इनो एक क्षण के लिए चुप हो गए। तो तुम किसी तरह सच जान ही गए। मुझे नहीं पता तुम्हें ये जानकारी कैसे मिली, लेकिन लगता है अब आथा को भी पता चल गया होगा। इन्होंने पछतावे से कहा। याद रखो मैंने पहले क्या कहा था, मैं इंसानों की रक्षा के लिए कुछ भी करूंगा। अब मैं ये स्पष्ट कर दूं, क्विन, मैं मानव जाति की रक्षा के लिए कुछ भी करूंगा। जब तुम मेरे जितना लंबा जीवन जियोगे तो तुम्हें एहसास होगा कि चीज़ों के समग्र पैमाने पर व्यक्तिगत जीवन का कोई महत्व नहीं है। प्रथम परिवार का नेता हमेशा से मनुष्यों पर शासन करना चाहता था। मुझे ऐसे व्यक्ति से छुटकारा पाने का अवसर दिखाई दिया जो हमेशा परेशानी का कारण बनता था, और ऐसा करने का सबसे अच्छा तरीका आथा को उसकी छाया शक्ति देकर पिशाचों पर नियंत्रण रखना था। शायद तुम अभी जवान हो और इतना लंबा जीवन नहीं जी पाए कि मैं जो कहना चाहूँ उसे समझ सको, लेकिन अब तुम एक सेना को नियंत्रित करते हो और मुझे यकीन है कि अभी अभी हुई उस छोटी सी लड़ाई में भी तुम समझ गए होगे। मैंने देखा कि तुमने क्या करने की कोशिश की थी, इसलिए मैं तुमसे पूछता हूँ, जब तुम बचा सकते थे तो तुमने उस लड़के की जान क्यों नहीं बचाई? क्विन, क्या तुम्हें उस व्यवस्था से नफरत नहीं है जो ताकत को हर चीज़ से ऊपर रखती है? क्या तुम्हें इस बात की चिंता थी कि भविष्य में अगर तुम्हें किसी को दोस्त बनाने की ज़रूरत पड़ी तो तुम ऐसा नहीं कर पाओगे? एक तरह से अब जो लोग तुम्हारे करीबी रिश्तेदार हैं उन्हें बचाया जा सकता है, जबकि जो नहीं है उन्हें नहीं। क्या इसका मतलब यह है कि लड़के की मौत सिर्फ इसलिए हुई क्योंकि आपको उसकी परवाह नहीं थी? विंसेंट ने पूछा। ये सुनकर मरने वाले छात्र की छवि उसके दिमाग में फिर से उभर आई और क्विन को थोड़ा बीमार महसूस हुआ। क्विन, उसकी बात मत सुनो। तुमने उसे क्यों नहीं बचाया? इसके और भी कई कारण थे और याद रखो, हम उन सबको नहीं बचा सकते थे। तुम दाल्की को नियंत्रित नहीं कर रहे थे, तुमने उन्हें हमला करने के लिए नहीं कहा था। ये तुम्हारी गलती नहीं है। मुझे पता है कि उसकी मौत मेरे हाथों में है, क्विन ने कहा, और मैंने इसे स्वीकार कर लिया है। लेकिन क्या तुम भी यही कह सकते हो? तुम कहते हो कि तुम्हें इंसानों की परवाह है, लेकिन पिशाचों का क्या? मुझे यकीन है कि कुछ पिशाच हैं जिनकी तुम्हें परवाह है, वरना तुम पिशाचों का कत्लेआम करके उन्हें खत्म करने की कोशिश करते। लेकिन तुम्हारे लिए ये कभी कोई विकल्प नहीं था, है ना? तुमने पिशाचों को काबू में रखने के लिए, उन्हें इंसानों पर हमला करने से रोकने के लिए आथा को चुना था, लेकिन अब ये बिल्कुल बेकार है ना? मुझे नहीं पता क्या हुआ, लेकिन अब आथा उन्हें काबू में नहीं रखना चाहता, वह उन सबको मार डालना चाहता है और यह सब तुम्हारी गलती है। आथा को तुमने ही ऐसा बनाया है। क्या मतलब है तुम्हारा? इन्होंने पूछा। मुझे लगता है कि तुम सचमुच सब कुछ नहीं जानते। क्या तुम सोचते हो कि मैंने ये छाया क्षमता आथा से सीखी है? नहीं, उसने मुझे लगभग मार ही डाला था और वह मेरे लिए एक आखिरी संदेश छोड़ गया था कि वह सभी पिशाचों को मारने आ रहा है। जब ये बात साफ हुई तो इनो की आंखें चौड़ी हो गईं। इनो को इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि आथा दाल्की के साथ मिल गया है। शायद इसी जानकारी ने इनो की सारी योजनाओं में पानी फेर दिया था। मैदान के बाहर छात्रों से उनकी रिपोर्ट मिलने के बाद वे पहले लोग थे जिन्हें पृथ्वी पर स्थित स्कूल बेस पर वापस भेजा गया था। उनका इलाज यही नहीं रुका। वे जानते थे कि और भी बहुत कुछ किया जाना बाकी है, सिर्फ शारीरिक चोटों का इलाज ही नहीं, बल्कि छात्रों का मानसिक रूप से स्वस्थ होना भी जरूरी है। अपने दोस्तों और सहपाठियों को अपनी आंखों के सामने मरते देखना हर किसी के लिए एक जैसा नहीं होता। ऑस्कर कुछ अन्य सैनिकों के साथ मैदान में ही रुका हुआ था जो दल्की के शवों को शोध के लिए ले जा रहे थे। उसके रुकने के कारण वही थे जो शापित गुट के सदस्यों के लिए थे जो गर्मी में खड़े रहे। तारांकन डिंग। ऑस्कर की सहायक जेन के टैबलेट पर एक संदेश आया जो उसके ठीक बगल में खड़ी थी। शेल्टर और हेड जनरल सामंथा से रिपोर्ट आ गई हैं, क्या आप उन्हें पढ़ना चाहेंगे? जेन ने पूछा, क्योंकि ऑस्कर एक बार फिर कुछ नहीं कर रहा था।
जब भी वह उसे इस तरह देखती तो उसे याद दिलाती कि इस जगह पर हमेशा काम होता रहता है। रिपोर्ट को विस्तार से पढ़ने के बाद ऑस्कर को इस बात पर आश्चर्य हुआ कि रिपोर्ट में क्या कहा गया था। रिपोर्ट में सामंथा ने शिक्षक फैक्स द्वारा स्ट्रिंग क्षमताओं और एक अजीब लाल आभा का भी इस्तेमाल करने का जिक्र किया है। जिस आभा का वर्णन किया गया है वह लगभग वैसी ही है जैसा इन्होंने बताया था, और वैसी ही जैसी मैंने क्विन को पहले करते देखा था। इसके अलावा इसमें यह भी लिखा है कि शापित गुट में और भी छाया उपयोग करता थे। ये लाल आभा जिसका जिक्र बार बार आता है काफ़ी शक्तिशाली लगती है। ऐसा लगता है कि क्विन सिर्फ एक दो चीज़ें नहीं छिपा रहा है, बल्कि उसके पास बताए गए कार्ड से ज़्यादा कार्ड हैं। यह एक समस्या हो सकती है, ऑस्कर ने सोचा। क्विन ने जो कहा उसके बाद जो प्रतिक्रिया देखी वह उसकी उम्मीद से बिल्कुल अलग थी। पूरी बातचीत के दौरान वह पीछे हटता रहा और एनो शांत और सब कुछ जानने वाला था। हालांकि अब ऐसा लग रहा था जैसे उसे दुनिया में चल रही हर छोटी बड़ी बात का पता ही नहीं था। एक क्षण के लिए, और यह केवल एक बार हुआ था, उसके हृदय की धड़कन पहले की सामान्य गति से अलग हो गई थी। अब मुझे एहसास हुआ, मैं अपने मन में रिचर्ड एनो को एक अछूत भगवान के रूप में गढ़ रहा था जो हर चीज़ के पीछे हाथ धोकर बैठा था, लेकिन अब मुझे समझ आ रहा है कि ऐसा बिल्कुल नहीं है। वह तो बस एक आम इंसान है, क्विन ने सोचा। आपने मुझे अभी कुछ अतिरिक्त जानकारी दी है जिसके बारे में मुझे पहले पता नहीं था। उन्होंने स्वीकार किया। लगता है आप मेरी अपेक्षा से कहीं ज़्यादा मूल्यवान हैं, और अब तो मैं आपसे कुछ सवाल पूछना चाहता हूँ। मेरी उम्मीदें बढ़ाने के बाद भी आप मुझे लगातार चौंकाते रहते हैं। मुझे उम्मीद है कि आप ऐसा करते रहेंगे। इस कारण मैं तुम्हें एक और प्रश्न पूछने की अनुमति देता हूँ, इन्होंने कहा। आखिरी सवाल तो पहले से ही सिर खुजलाने वाला था। शायद वह पूछ सकता था कि इनो असल में कहाँ है, लेकिन उसके बाद वह हमेशा वहाँ से हट सकता था। या वह पूछ सकता था कि दाल्की ने अभी और यहीं हमला करने का फैसला क्यों किया है। ये सोचते हुए कि क्या पूछा जाए, क्विन ने छात्रों के बारे में सोचना शुरू कर दिया, और इससे उसे एक और व्यक्ति के बारे में सोचने का मौका मिला। मैं कैसे भूल सकता हूँ। उसने बहुत इंतज़ार किया है और हमारे लिए बहुत कुछ किया है। मुझे पता है मैं क्या पूछना चाहता हूँ। मेरे साथ एक लड़का है जिसे शायद आप जानते होंगे, उसका नाम सिल है। उसकी स्थिति थोड़ी जटिल है। क्विन ने सिल के साथ जो हुआ उसका विवरण दिया, पूरी कहानी नहीं, बस इतना कि उसे पता चल जाए कि उसे क्या चाहिए। हाँ, मैं ब्लेड परिवार के बारे में बहुत कुछ जानता हूँ, इन्होंने जवाब दिया। तुम क्या पूछना चाहते थे? क्या तुम जानना चाहते थे कि क्या मुझे बाकी दो को वापस लाने का कोई तरीका पता है? क्विन ने सिर हिलाया। मुझे पता है, लेकिन याद है मैंने कहा था कि तुम 3 सवाल पूछ सकते हो, 3 एहसान नहीं, और अगर मैं इसमें तुम्हारी मदद करूं तो यह एक एहसान होगा, है ना? इन्होंने सुझाव दिया। अगर तुम चाहते हो कि मैं मदद करूं, तो बदले में मुझे एक एहसान चाहिए। ध्यान से देखने पर शापित सदस्यों को तपती धूप में पसीने छूटने लगे थे। वे हिले नहीं और बस रेगिस्तान में क्विन का इंतजार करते रहे। क्या वे इन छल्लों को थोड़ा बेहतर नहीं बना सकते? नेट ने अपनी उंगली से खेलते हुए पूछा। शायद कुछ ऐसा बना दे जिससे गर्मी का असर हम पर न पड़े। हम सब एक ही चीज़ से गुजर रहे हैं, नेट, सैम ने कहा, और तुम हमारी शिकायत नहीं सुनते। तुम कल्पना क्यों नहीं करते कि उस टीले के दूसरी तरफ एक लड़की तुम्हारा इंतजार कर रही है, फिर तुम वहां घंटों खड़े रहोगे। कुछ सेकंड बाद दूरी पर 2 काले द्वार खुले और वे क्विन को बाहर निकलते हुए देख सके। ऐसा लगता है कि क्विन को मेरी मदद की ज़रूरत नहीं थी, पीटर ने कहा। जब क्विन पास आया तो ऑस्कर ये देखकर खुश हुआ कि वह ठीक लग रहा है। दरअसल उसे क्विन से बहुत कुछ पूछना था। तभी उसने देखा कि वह अकेला नहीं था, बल्कि उसके बगल में एक अनजान आदमी खड़ा था जिसे ऑस्कर पहचान नहीं पाया था। बाकी लोग क्विन के पास दौड़ना चाहते थे, लेकिन ऐसा नहीं कर पाए क्योंकि ऑस्कर सबसे पहले आगे बढ़ रहा था और सैम ने बाकी लोगों को दौड़ते हुए रोक दिया था ताकि उन्हें याद दिलाया जा सके कि ऑस्कर एक विश्व नेता है। इसके अलावा वे बस इस बात से खुश थे कि क्विन ठीक लग रहा था। क्विन, आज यहाँ बहुत कुछ हुआ है और तुम्हारी वजह से ही इतने सारे लोग बच पाए हैं। ऑस्कर ने उसे बधाई दी। हमें तुम्हारे सम्मान में जश्न मनाने के लिए एक पार्टी रखनी होगी। पार्टी? किस बात पर? क्विन ने जवाब दिया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि पार्टी का क्या मतलब होता है। दिन के आखिर में लोग मर ही गए थे। क्विन, मुझे लगता है जश्न मनाना अच्छा रहेगा। खुश होने के लिए बहुत सी चीज़ें हैं और लोगों को कुछ समय के लिए आराम की ज़रूरत है, इससे पहले कि वे सुने कि क्या होने वाला है। ऑस्कर ने कहा, मुझे लगता है कि तुम्हारे शिक्षक होने के दिन अब पूरे हो गए हैं, इसलिए यहाँ तुम्हारे बिताए समय का जश्न मनाना अच्छा रहेगा। सबसे ज़रूरी बात यह है कि युद्ध की घोषणा से पहले दल्की के खिलाफ पहली जीत हासिल करने की उपलब्धि की घोषणा करना। रिचर्ड एनो से मिलकर क्विन लगभग भूल ही गया था कि क्या हुआ था, क्योंकि वह हर चीज़ के लिए रिचर्ड को ही जिम्मेदार ठहरा रहा था। लेकिन अगर दल्की को हटाना वाकई रिचर्ड का काम नहीं था, तो इसका मतलब था कि यह उनकी तरफ से पहला आधिकारिक हमला था।
पूरी दुनिया को जल्द ही इस बारे में पता चल जाएगा और जब युद्ध की घोषणा होगी तो सभी गुट और समूह उसी तरह आगे बढ़ेंगे जैसे पहले हुआ करते थे जब क्विन एक बच्चा था। अगर यह कुछ ऐसा है जो करना ही है तो आप इसे बाद में सैम के साथ मिलकर व्यवस्थित कर सकते हैं। क्विन ने कहा, हाँ, आप आराम के हकदार हैं, बेझिझक दूसरों के पास जाए, लेकिन जाने से पहले मैं रूखा व्यवहार नहीं करना चाहता। क्या आप मुझे अपने बगल वाले व्यक्ति से मिलवाना चाहेंगे? क्विन ने एनो की ओर देखा और सोच रहा था कि उसके बारे में क्या कहे, लेकिन उसे ऐसा करने की जरूरत नहीं पड़ी क्योंकि एनो स्वयं आगे आया और झुककर प्रणाम किया। मुझे लगता है आप मुझे जानते होंगे पर कभी मिले नहीं होंगे। मेरा नाम रिचर्ड एनो है, उसने झुककर कहा और क्विन के साथ चल दिया। रिचर्ड एनो, ऑस्कर मन ही मन चिल्लाया, यहाँ तक कि जेन का टैबलेट भी लगभग गिर गया। रिचर्ड एनो एक ऐसा शख्स था जिसे हर कोई ढूंढ रहा था, ठीक उसी तरह जैसे जैक ट्रूड्रीम को ढूंढ रहे थे, लेकिन कोई उसे ढूंढ नहीं पा रहा था और अब वह उसके सामने था। सवाल ये था कि वह क्विन के साथ क्यों था? क्या रिचर्ड एनो पूरे समय उसके साथ था? उनका रिश्ता क्या था? ऑस्कर के मन में तरह तरह के सवाल चल रहे थे, लेकिन वे पहले ही जा चुके थे और पूछने का समय निकल चुका था। जब क्विन रिचर्ड के साथ पहुंचा तो सब उसे पागलों की तरह घूर रहे थे। क्विन की गंध से वे बता सकते थे कि उसके बगल में एक पिशाच खड़ा है और वे ये भी अंदाज़ा लगा सकते थे कि वह कौन है। आप सभी से मिलकर अच्छा लगा, मुझे यकीन है कि हम सभी एक दूसरे को अच्छी तरह जान जाएंगे, रिचर्ड ने कहा। क्विन, उसका क्या मतलब है? पीटर ने निडर होकर और रिचर्ड की बात को अनदेखा करते हुए पूछा। ये रिचर्ड एनो है और वह कुछ समय के लिए हमारे साथ शापित जहाज पर रहेगा, क्विन ने कहा। सिल की मदद करने की शर्त पर क्विन को एनो को एक एहसान देना था और उसने शापित गुट का निरीक्षण करने के लिए कहा था। अगले दिन एक विशेष कार्यक्रम की घोषणा की गई थी। दुनिया भर की सभी प्रमुख हस्तियों को आमंत्रित किया गया था, बड़ी बड़ी कंपनियां, निर्माण कंपनियां और भी बहुत कुछ। इसके अलावा स्कूल के सभी शिक्षकों और उच्च स्तरीय सैन्यकर्मियों को भी आमंत्रित किया गया था। ग्रेलिश परिवार के लोगों को भी आमंत्रित किया गया था, जिनमें परिवार के मुखिया ओवन ग्रेलिश और अंत में शापित गुट के लोग भी शामिल थे। क्विन बाकी लोगों के साथ वापस जाने के लिए तैयार था, लेकिन जब उसे कार्यक्रम का निमंत्रण मिला और बताया गया कि यह कितनी जल्दी होगा तो उसने तय किया कि वह कम से कम कार्यक्रम खत्म होने तक तो रुकेगा ही, ये देखते हुए कि वहाँ कितने महत्वपूर्ण लोग होंगे। उन शापित लोगों को भी निमंत्रण दिया गया जो कैलाडी ग्रह पर बाकी लोगों से पहले पहुंच गए थे। हालांकि सबसे खास निमंत्रण क्विन को दिया गया था, जिसमें दावा किया गया था कि वे रिचर्ड एनो के भी साथ आने की कामना करते हैं। ग्रह छोड़ने से पहले ये सभी निमंत्रण उन्हें ऑस्कर द्वारा व्यक्तिगत रूप से दिए गए थे और अब वे बड़े नए स्कूल में वापस आ गए थे और उन्हें उच्च श्रेणी के कमरे दिए गए थे जिनमें रहने के लिए उनकी हर जरूरत की चीज़ें मौजूद थीं। जहां तक रिचर्ड का सवाल है, उसने कहा कि वह आएगा, लेकिन जब उसकी ज़रूरत होगी तो वह वहां होगा, और ऐसा प्रतीत होता है कि वह बिना कुछ कहे गायब हो गया। वह उनके साथ टेलीपोर्टर के माध्यम से नहीं गया और बस रेगिस्तान में गायब हो गया, इसलिए वह उनके साथ स्कूल में नहीं था। सभी लोग फ्रेश होकर कुछ मिनट आराम करेंगे। उसके बाद सैम ने सभी को एक ही कमरे में मिलने का अनुरोध किया। सैम क्विन और रिचर्ड के बीच क्या हुआ और साथ ही डिल्की के बीच हुई लड़ाई के बारे में और जानना चाहता था। अब समय आ गया था कि वे इस पूरी कहानी और पिशाचों से जुड़ी इन सारी बातों को बेहतर ढंग से समझें। इसके जरिए वे क्विन की और मदद कर सकते थे। साथ ही सैम रॉ से जो कुछ भी पता चला था उसके बारे में क्विन को बताना चाहता था, जो बाल्ड द्वीप और ब्लेड परिवार की भूमिका से संबंधित था। अपने बिस्तर पर लेटे हुए छत की ओर देखते हुए क्विन सोच रहा था कि क्या हो रहा है। रिचर्ड एनो, तुम ऑस्कर के सामने खुद को इस तरह दुनिया के सामने क्यों उजागर कर रहे हो? सब तुम्हें ढूंढ रहे हैं। क्या तुम बस मुझे और परेशान करना चाहते हो या ये फिर से तुम्हारी परीक्षा है? एनोस के व्यक्तित्व के बारे में सोचते हुए जब क्विन ने सिल की मदद करने का अनुरोध किया था तो उसने कहा था कि वह कुछ समय के लिए शापित गुट के साथ रहना चाहता है। यह उसके लिए पूरी तरह से आश्चर्यजनक था। एनो ये भी बता सकता था कि क्विन इस अनुरोध के साथ संघर्ष कर रहा था कि उसने इसके बारे में बात की थी। क्या तुम्हें चिंता है कि मैं शापित गुट के सारे राज जान जाऊंगा? अगर तुम मेरे लिए कांटे की तरह होते तो किसी गुट को अंदर से खत्म करने का ये सबसे अच्छा तरीका होता, लेकिन यकीन मानो मेरा मकसद यह नहीं है। अगर तुम मुझे दुश्मन समझते हो तो क्या तुमने कभी सुना है कि अपने दोस्तों को पास रखो लेकिन दुश्मनों को और भी करीब? इसके अलावा क्विन, बहुत से लोग हैं जो तुम्हें मरवाना चाहते हैं। अगर उन्हें तुम्हारे बारे में सब कुछ पता होता और तुम कितना बड़ा खतरा हो सकते हो तो वे तुम्हें बहुत जल्दी पकड़ लेते। मुझे नहीं लगता कि किसी ने कभी सोचा था कि तुम इतने मजबूत हो जाओगे। आखिरकार क्विन ने एनो की बात मानने का फैसला कर लिया। उसे पूरे समय लग रहा था कि एनो सच बोल रहा है, भले ही वह अब भी अपने अजीबोगरीब तरीके से पेश आ रहा था। लेकिन मुझे याद है कि आपने तब भी यही किया था और आपने कारण भी यही बताया था, क्विन ने कहा।
ऐसा इसलिए था क्योंकि मुझे लगा कि इससे आपकी प्रगति में मदद मिलेगी, और मैं बस आपको कुछ ऐसे खतरों से बचाने की कोशिश कर रहा था जो उस समय आपकी शक्ति से बाहर थे। विंसेंट ने तर्क दिया। तो क्या तुम्हें लगता है कि एनो यही कर रहा है? वह भी यही कह रहा है। शायद उसे लगता है कि इस समय में यह शापित गुट काफ़ी मजबूत नहीं है। अगर उसने हमें या इंसानों को सारी जानकारी बता दी तो वे उस पर अमल करने की कोशिश करेंगे, जबकि वे ऐसा नहीं कर पाएंगे। फिर भी सब कुछ जाने बिना इसका पता लगाना नामुमकिन था। दूसरों का इंतजार करते हुए और मजबूत होने के बारे में सोचते हुए क्विन ने एक बात ज़रूर जांचने का फैसला किया, वह थी खोज पूरी करने पर मिले सभी इनाम। सच कहूं तो क्विन को लगा कि इनाम थोड़े फीके थे, खासकर ये देखते हुए कि उसने क्या किया था या क्या झेला था। वह बस यही मान सकता था कि ऐसा इसलिए था क्योंकि यह सिस्टम द्वारा दिया गया कोई क्वेस्ट नहीं था, बल्कि एनो द्वारा दिया गया था जब उसका सिस्टम ओवरराइड हो गया था, जो अपने आप में एक डरावना विचार था। स्तर 62। क्विन ने लेवल 62 तक पहुंचने के लिए कुल 9 बार लेवल अप किया था। डल्की को हराने के लिए उसे जो अनुभव मिला था वह काफ़ी था। उसे तुरंत कोई लेवल अप नहीं मिला था, इसलिए उसने जो भी लेवल अप हासिल किए वे सिर्फ अनुभव से थे, लेकिन अब चूंकि वह हर 10 लेवल पर लेवल अप नहीं करता था, इसलिए अनुभव की ज़रूरत बढ़ती ही जा रही थी। इस बिंदु पर क्विन ने सोचा कि अब उसके पास स्तर बढ़ाने के केवल 3 ही तरीके हैं। अर्धदेव, राक्षस श्रेणी के जानवरों या डाल्की को हराने में से एक। जानवरों और डाल्की को हराकर वह अनुभव अंकों के जरिए, या अगर वे उसे तुरंत स्तर बढ़ा देते तो एक स्तर ऊपर पहुंच सकता था। दूसरा तरीका सिस्टम से ही तुरंत स्तर बढ़ाने का एक क्वेस्ट प्राप्त करना था। मुझे आश्चर्य है कि उस खोज को पूरा करने के लिए मुझे किस स्तर तक पहुंचना होगा, क्विन ने सोचा। वह पिशाच सरदार के स्तर से आगे की किसी चीज़ को ढूंढने की खोज के बारे में सोच रहा था। क्या वह 70, 80 या शायद 100वें स्तर पर भी उस तक पहुंच पाएगा, यह उसे नहीं पता था। उसे बस इतना पता था कि हर स्तर के साथ वह अपने शरीर को किसी चीज़ में बदलते हुए महसूस कर सकता था। क्विन ने दिए गए सांख्यिकीय अंकों के साथ हमेशा की तरह काम किया। उसने अपने अंकों को यथासंभव संतुलित रखने की कोशिश की और सर्वोत्तम परिणाम के लिए उन्हें निकटतम 10 ब्रैकेट तक बढ़ाया। उसके वर्तमान आंकड़े कुछ इस प्रकार थे। चपलता 70, सहनशक्ति 69, आकर्षण 60। विंसेंट की सलाह पर क्विन ने आकर्षण स्टेट को बढ़ाना बंद कर दिया था, क्योंकि उसे बताया गया था कि इस स्तर पर कुछ लोग ऐसे होंगे जिन्हें वह नियंत्रित कर सकता है और कुछ ऐसे होंगे जिन्हें वह नियंत्रित नहीं कर सकता, चाहे उसका आकर्षण स्टेट कितना भी ऊंचा क्यों न हो। निम्नलिखित आंकड़ा दिलचस्प था और यह उनका सर्वोच्च आंकड़ा बन गया था। रक्त नियंत्रण 164। क्विन का रक्त नियंत्रण धीरे धीरे बढ़ता गया क्योंकि वह अपनी रक्त क्षमताओं का ज्यादा बार इस्तेमाल करता था और डाल्की की लड़ाई के दौरान भी यही हुआ। सिंडी और ब्राइस से लड़ने के बाद ये काफ़ी बढ़ गया था और अपने शरीर के अंदर हर समय इसका इस्तेमाल करने से वह ऐसा ही करता था। मुझे आश्चर्य है कि यदि किसी के पास पूर्ण रक्त पुस्तक होती तो उसका आंकड़ा कितना ऊंचा होता, क्विन ने आश्चर्य व्यक्त किया। अब जब तुम्हारा रक्त नियंत्रण काफ़ी बढ़ गया है तो अच्छा होगा कि तुम कुछ नई रक्त क्षमताएं सीख लो, उन बुनियादी क्षमताओं के अलावा जिनका तुम अब तक इस्तेमाल करते आए हो। विंसेंट ने कहा, तुमने लड़ाई का प्रशिक्षण लिया है और यह एक अच्छे स्तर पर पहुंच गई है। अगर तुम अपनी पूरी ताकत से और ज़्यादा लड़ोगे तो तुम इस बात को छिपा नहीं पाओगे कि तुम्हारे पास रक्त शक्तियाँ हैं, इसलिए मुझे लगता है कि यह तुम्हारे विकास की दिशा में अगला कदम होना चाहिए। मुझे याद है तुमने पहले भी यही कहा था, क्विन ने सिर खुजलाते हुए जवाब दिया, जो उसकी आदत थी जब वह संघर्ष कर रहा था। लेकिन तुमने ये भी कहा था कि तुम मुझे कुछ नहीं सिखा सकते और मुझे कोई गुरु ढूंढना चाहिए। मुझे लगता है कि मैं उस मुकाम से आगे निकल चुका हूं जहां फैक्स मुझे कुछ सिखा सकता था, यानी सिर्फ पिशाच शूरवीर या कोई नेता ही मुझे बेहतर हुनर सिखा सकता है और मुझे नहीं लगता कि कोई भी नेता मुझे सिखाने को तैयार है, क्विन ने जवाब दिया। क्विन ने अपने सिस्टम की जांच करते हुए ये भी देखा कि जब वह वैम्पायर की दुनिया में नहीं था तो उसे अपने परिवार से कोई प्रतिष्ठा अंक नहीं मिले थे, इसलिए जब वह दूर था तब ये अंक बढ़ते नहीं थे और वह वापस आकर उन अंकों का इस्तेमाल करके हर तरह के सुधार नहीं कर सकता था। यह एक कारण था कि क्विन पुरस्कारों से थोड़ा परेशान था। वह डाल्की किलर जैसा कोई नया शीर्षक या ऐसा कुछ पाने की उम्मीद कर रहा था जो भविष्य में उसकी मदद करेगा। तुम्हारे बगल में एक व्यक्ति होगा जो तुम्हारी मदद करने को तैयार होगा। मुझे यकीन है कि वे तुम्हें कुछ नए रक्त कौशल सिखा सकते हैं, विंसेंट ने सुझाव दिया। तुम पागल हो क्या? तुम वो नहीं सुझा सकते जो मैं सोच रहा हूँ। तुम चाहते हो कि मैं रिचर्ड एनो से पूछूं कि मुझे क्या सिखाएं? अब तक क्विन समझ चुका था कि विंसेंट की खामोशी को हाँ समझना चाहिए, और सच कहूं तो उसे यह बुरा भी नहीं लगा। एनो से कुछ बातें सिखाने के लिए कहना। एनो एक ऐसा पिशाच था जो किसी भी नेता से ज्यादा समय तक जीवित रहा था, एक असली पिशाच। उसे जरूर पता था कि पिशाच अपनी रक्त शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए क्या क्या तरकीबें निकालते हैं। समस्या ये थी कि एनो किस प्रकार का व्यक्ति था। मुझे यकीन है कि अगर वह मुझे पढ़ाना भी चाहता, क्योंकि मैंने उससे एक एहसान मांगा था, तो वह भी बदले में एक एहसान चाहेगा,
और उस एहसान के आधार पर शायद यह उसके लायक न हो। क्विन ने सोचा, उससे थोड़ी देर बात करना ही काफ़ी मुश्किल था और वह उसे एक शिक्षक के रूप में कल्पना भी नहीं कर सकता था। थोड़ी देर बाद शापित गुट के बाकी लोग अंततः क्विन के कमरे में प्रवेश कर गए। क्या बात है, मुझे तो लगा था कि हमारे कमरे बहुत अच्छे हैं, लेकिन आपका कमरा तो हमारे कमरे से 2 गुना बड़ा है और उससे भी ज़्यादा आकर्षक। क्या ये सोने का नल है? नेट ने उत्साह से कहा। जैसे ही वह नल से खेलने लगा, उसे उम्मीद थी कि उसमें से पानी के अलावा कुछ और निकलेगा। हमारे कमरे भी अच्छे हैं, लेकिन क्विन के साथ इस तरह का व्यवहार होना स्वाभाविक है क्योंकि अब वह एक विश्व नेता बन चुका है, सैम ने कहा। क्विन को असल में इस बात का ज़रा भी एहसास नहीं हुआ कि उसका कमरा बाकियों से अलग था। वह सादी जिंदगी का इतना आदी हो चुका था कि उसे बस एक बिस्तर, रसोई और बाथरूम से ही खुशी मिलती थी, उसे किसी और चीज़ की ज़रूरत ही नहीं थी। अफसोस की बात थी कि उसके पास अपने आसपास की सुख सुविधाओं की कद्र करने का वक्त ही नहीं था। ये वह कमरा नहीं है जो वे आमतौर पर मुझे देते हैं, मुझे लगता है कि उन्होंने मुझे अभी के लिए यहाँ रखा है, क्विन ने विनम्रता से उत्तर दिया। हाँ, ऑस्कर ने मुझे इसके बारे में बताया था, सैम ने जवाब दिया। लगता है हमारी योजना कुछ हद तक काम कर गई, तुमने उन बच्चों पर अच्छा प्रभाव डाला है और वे लगातार तुमसे मिलने के लिए पूछ रहे हैं। सिर्फ इसलिए नहीं कि तुम कौन हो, बल्कि इसलिए कि तुमने उनके लिए क्या किया। ऑस्कर तुम्हें सामान्य शिक्षक छात्रावासों में नहीं रहने दे सकता था, अब सब जानते हैं कि तुम एक विश्व नेता हो। थोड़ी सी बातचीत के बाद वे जल्दी ही काम पर लग गए। क्विन के कमरे में एक डाइनिंग टेबल भी थी जो उन सब के बैठने के लिए काफ़ी बड़ी थी और उन्होंने फिलहाल वहीं बैठने का फैसला किया। क्विन के कमरे में सैम, वेविल, लिंडा, नेट, डेनिस, पीटर और फैक्स थे। दूसरे शब्दों में, ये सभी शापित गुट के नेता थे जो उस समय पृथ्वी पर थे। क्विन ने सबसे पहले ये बताना शुरू किया कि डाल्की हमले में क्या हुआ था और वह पहले एनो से कैसे मिला था। उसे सिस्टम के बारे में बात करने की कोई ज़रूरत नहीं लगी क्योंकि वह उसका अपना मामला था, लेकिन वह लोगन से इस बारे में बाद में बात करेगा। फिर उन्होंने बताया कि जब उन्होंने एनो से अपने 3 सवाल पूछे थे और सिल से अपनी गुजारिश भी की थी, तब उनसे क्या बातचीत हुई थी। बाकी लोग आथा और उससे भी ज़्यादा के बारे में पहले से ही जानते थे क्योंकि उन्हें वैम्पायर की दुनिया में रहते हुए लियो और बाकियों से इस स्थिति के बारे में जानना पड़ा था। अब उन्हें बेहतर समझ आ गई थी कि क्या हो रहा है और ब्रॉ के बारे में जो कुछ वे जानते थे उससे वे दोनों बातों को एक साथ जोड़ पा रहे थे। मैं समझता हूँ, आपके अनुरोध से चीज़ें थोड़ी मुश्किल हो सकती हैं, सैम ने कहा और आगे बताया कि उन्होंने ब्रॉ से क्या सीखा था कि डाल्की राक्षस श्रेणी के जानवर के दूसरे हिस्से की तलाश में थे और वह ब्लेड द्वीप पर था। तो आपको लगता है कि एनो मोना की शक्तियों की नकल करने के लिए सिल का उपयोग करना चाहेगा और दानव स्तर के जानवर को ले जाने में उसकी मदद करेगा? क्विन ने पूछा। सच में हाँ, वरना ब्रॉ हमें इसके बारे में कभी नहीं बताता। तुमने मुझे जो बताया है उससे तो शायद एनो की हालत ऐसी होगी कि सिल की मदद के बाद ही वह तुम्हारी मदद कर पाएगा, सैम ने कहा। क्विन ने सिर हिलाकर जवाब दिया, लेकिन नेट ने मेज़ के चारों ओर देखा और वह अकेला उलझन में नहीं था। क्यों? नेट को पूछना ही पड़ा। क्योंकि सिल की क्षमता पहले जैसी थी, सैम ने जवाब दिया। जब रेटन और वोर्डन ने उसके सिर पर कब्जा कर लिया था, तब सिल एक समय में केवल 3 क्षमताओं का ही इस्तेमाल कर पाता था। एक राक्षसी जानवर को नियंत्रित करना मोना के बस की बात नहीं है। एक बार जब सिल उस क्षमता की नकल कर लेता है तो उसे उस क्षमता को बढ़ाने के लिए अन्य उच्च एमसी सेल उपयोगकर्ताओं को भी ढूंढना पड़ता है। 3 क्षमताओं के साथ यह एक जुआ है कि वह राक्षसी जानवर को नियंत्रित कर पाता है या नहीं। हालांकि 6 क्षमताओं के साथ यह शायद आसानी से हो सकता है। अगर एनो वोर्डन और रेटन को वापस लाता है तो सिल अपनी 6 क्षमताओं की नकल करने की क्षमता खो सकता है और पहले की तरह 3 पर वापस आ जाएगा। मुझे यकीन है कि ब्रॉ ब्लेड द्वीप पर रह चुका है, इसलिए वह भी इस बारे में जानता है और वह इस जानकारी और इस तथ्य का इस्तेमाल करेगा कि क्विन उसकी मदद करना चाहती है उसके खिलाफ। अब सभी को ये समझ आ गया था कि क्या हो रहा है, लेकिन सभी के मन में अभी भी कई सवाल थे। अगर ब्राइस को इस बारे में पता चल गया तो क्या होगा? फैक्स ने पूछा। यह ऐसी बात थी जिसकी क्विन को ज़्यादा चिंता नहीं थी। वह पिशाचों की दुनिया और इंसानों व डाल्की के साथ चल रहे मौजूदा युद्ध को 2 अलग अलग मामलों की तरह देख रहा था। मुझे नहीं पता, क्विन ने जवाब दिया। डाल्की जिस राक्षसी जानवर की तलाश कर रहे हैं उसका दूसरा आधा हिस्सा पिशाच जगत में है। मुझे नहीं लगता कि ब्राइस और बाकी लोगों को इसके बारे में पता है, नहीं यह कि डाल्की उसे ढूंढ रहे हैं, और एनो के लिए भी यही बात है। एनो के अभी भी जागने के बारे में मैंने सिर्फ आथा को बताया था और हम जानते हैं कि वह क्या करने की योजना बना रहा है। फिलहाल हम एक साथ 2 जगहों की सुरक्षा नहीं कर सकते और अभी तक पिशाच जगत में कुछ भी नहीं हुआ है। हालांकि मैं यह नहीं कहना चाहता, लेकिन अगर कुछ होता है तो हमें बस ये भरोसा रखना होगा कि ब्राइस और अन्य लोग उन पर होने वाले किसी भी हमले का मुकाबला करने के लिए पर्याप्त मजबूत होंगे, क्विन ने जवाब दिया। हालांकि क्विन भी इस बात को लेकर चिंतित था कि आथक क्या करेगा, क्या वह सचमुच 10वें परिवार सहित सभी पिशाचों को मारना चाहता था।
अगर हाँ, तो शायद उसे आगे आकर इसमें शामिल होना पड़ेगा। मीटिंग खत्म होने के बाद बाकी लोगों ने क्विन समेत रात को अच्छी नींद लेने के लिए अपने कमरों में वापस जाने का फैसला किया। अगले दिन कार्यक्रम था जिसमें सभी जगह से सभी को आमंत्रित किया गया था। सुबह जब सूरज निकला तो सभी ने अपने सबसे औपचारिक कपड़े पहने हुए थे। वे सुबह से ही नए स्कूल के लिए लगातार उड़ती हुई नावों से जाग चुके थे। कुछ लोग घबराए हुए थे तो कुछ उन लोगों से मिलने के लिए उत्साहित थे जिन्हें वे अक्सर टीवी पर देखते थे। जब सब तैयार हो गए तो वे दालान में मिले और क्विन के कमरे की ओर चल पड़े। लेकिन अंदर घुसते ही उन्हें एक नोट मिला जो पीछे छूट गया था। मैं कार्यक्रम में थोड़ा देर से पहुंचूंगा। आप सब मेरे बिना ही चले जाएं, मुझे पहले कुछ काम करना है। अगर हम उनके बिना वहां पहुंचेंगे तो मुझे यकीन है कि वहां बहुत सारे लोग होंगे जो हमसे लगातार सवाल पूछते रहेंगे। लिंडा ने टिप्पणी की। क्विन वहां होगा, सैम ने कहा। इसके अलावा मुझे यकीन है कि यह उसके लिए कुछ महत्वपूर्ण है। समारोह में लगभग सभी शिक्षकों और प्रमुख हस्तियों को आमंत्रित किया गया था और छात्रों का प्रशिक्षण बीच में ही समाप्त कर दिया जाएगा। आज विशेष घोषणा के बाद उन्हें सेना के विभिन्न दस्तों में शामिल होने के लिए भेज दिया जाएगा। वहां उनका प्रशिक्षण जारी रहेगा और वे आगे की लड़ाई के लिए तैयार होंगे। हालांकि अभी सभी छात्रों को अपनी कक्षाओं में ही रहना था जहां एक वैकल्पिक कक्षा शिक्षक उनकी देखभाल करेगा। यहां सभी छात्र कार्यक्रम और घोषणा को टीवी पर लाइव देख सकते थे। एक विशेष दल को प्रवेश की अनुमति दी गई थी जो पूरे विश्व में प्रसारित करने के लिए मेहमानों से बात करेगा और उनका साक्षात्कार लेगा। सभी छात्र अपनी सीटों पर बैठे धैर्यपूर्वक इंतजार कर रहे थे और सोच रहे थे कि आखिर यह घटना क्या होगी, लेकिन वे पूरी तरह से ठीक नहीं थे। अभी कुछ समय पहले ही वे एक विनाशकारी घटना से वापस आए थे। ठीक है बच्चों, कार्यक्रम अगले 1 घंटे में शुरू हो जाएगा। कार्यक्रम के दौरान तुम्हें नाश्ता करने की अनुमति है, लेकिन बातचीत कम से कम करनी होगी ताकि सब सुन सकें, ठीक है? शिक्षक ने कहा। यार, मुझे यकीन नहीं हो रहा कि हम क्विन को धन्यवाद भी नहीं कह पाए। स्विन ने कहा। मुझे पता है, उन्होंने हमारे लिए इतना कुछ किया है। मुझे अब भी समझ नहीं आ रहा कि एक विश्व नेता हमारी कक्षा या हमारे जैसे बच्चों की परवाह क्यों करेगा। वीनस ने जवाब दिया। मुझे लगता है मेरे पास एक विचार है, शिरो ने कहा। क्विन ने कहा था कि वह मेरे जैसा ही था। उसमें कोई योग्यता नहीं थी और वह कमज़ोर था। उसके सारे भाषण याद हैं। मुझे नहीं लगता कि वह कोई नाटक था, लेकिन तुम सही हो, काश मैं कम से कम शुक्रिया तो कह पाता। अचानक छात्र सामने की ओर इशारा करते हुए आपस में ऊंची आवाज में बात करने लगे। वह यहाँ क्या कर रहा है? क्या उसे इस कार्यक्रम में नहीं आना चाहिए था? इस भयानक आयोजन में जाने से पहले मैं बस एक बात कहना चाहता हूँ। आप सभी को पढ़ाना मेरे लिए वाकई बहुत खुशी की बात थी। काश मैं आपको और ज़्यादा समय तक पढ़ा पाता। मैं वादा करता हूं कि मैं इन दिनों को ज़िंदगी भर याद रखूंगा और उम्मीद करता हूं कि आप भी मुझे याद रखेंगे। मुझे पता है कि आप सभी शापित गुट में शामिल नहीं होंगे, लेकिन आपके चेहरे फिर से देखना बहुत अच्छा होगा। क्विन ने कहा। वह जितनी जल्दी प्रकट हुआ उतनी ही जल्दी गायब हो गया और भव्य समारोह में भाग लेने के लिए रवाना हो गया। क्विन, रुको, तुम हमारे सबसे अच्छे शिक्षक थे, स्विन चिल्लाया। सच में, आप हमसे ठीक से धन्यवाद कहे बिना कैसे जा सकते हैं? वीनस ने कहा। ज्यादातर छात्र चिल्ला रहे थे कि वे उस दिन क्विन के लिए सचमुच आभारी हैं जिसने उनकी जान बचाई। वे सभी जानते थे कि उसके बिना स्थिति बहुत भयावह होती। वे उसे जिंदगी भर नहीं भूल पाएंगे। शुक्रिया, लेकिन यह आखिरी बार नहीं होगा जब मैं तुम्हें देखूंगा। मैं शापित गुट में शामिल होकर तुम्हारा एहसान चुकाऊंगा, शिरो ने कहा। मैं इसका इंतजार कर रहा हूँ, क्विन ने फुसफुसाते हुए कहा। क्विन के नोट में जो लिखा था उसके बावजूद समूह ने तय किया कि बेहतर होगा कि वे कम से कम थोड़ी देर उसका इंतजार करें। वे उस जगह की ओर बढ़े जहां उन्हें जाने का निर्देश दिया गया था और आगे उन्हें एक भव्य हवेली दिखाई दी। यह नए बने स्कूल से बस थोड़ी ही दूरी पर था, लेकिन कुछ मुख्य इमारतों से घिरा होने के कारण नज़रों से ओझल भी था। स्कूल में काम करने वाले लोग सोच रहे थे कि क्या ये हमेशा से वहां था या इसे सिर्फ आज के आयोजन के लिए ही बनाया गया था। खैर, इसका निर्माण भव्य था। हवेली में 2 विशाल सर्पिल सीढ़ियां थीं जो दूसरी मंजिल की बालकनी तक जाती थीं, जो इतनी बड़ी थी कि उसमें कुछ 100 लोग बैठ सकते थे। भूतल पर प्रवेश द्वार पर एक विशेष चमकदार चांदी के पदार्थ से जड़े खंभे थे और उनके चारों ओर सबसे सुंदर जानवरों के क्रिस्टल भी लिपटे हुए थे। उनके पास से गुजर रहे दर्जनों लोगों ने शापित समूह के किसी भी सदस्य की तुलना में कहीं अधिक आकर्षक कपड़े पहन रखे थे, इतने अधिक कि उनमें से कुछ को डर लगने लगा क्योंकि उन्हें लगा कि वे वहां के नहीं हैं। हवेली तक पहुंचने के लिए एक पत्थर का रास्ता था और उपस्थित लोगों के लिए एक चौड़ा लाल कालीन बिछाया गया था। आने वाले मेहमान लाल कालीन पर चल रहे थे, जबकि सैकड़ों कैमरा और वीडियो ड्रोन हवा में उड़कर कार्यक्रम की तस्वीरें ले रहे थे। कर्स्ट के सदस्य जानते थे कि किसी को भी उनके इस कार्यक्रम में आने की परवाह नहीं थी, सब कुछ क्विन के बारे में था। वे ये भी जानते थे कि अगर कर्स्ट गुट उसके बिना आ गया तो सवाल उठेंगे।
जानवरों के क्रिस्टलों की यह कैसी बर्बादी है? पीटर ने दिखावटी स्तंभों को घृणा से देखते हुए कहा। तुम्हारी बात सही है, हम जानवरों से लड़ते हुए अपनी जान जोखिम में डालते हैं ताकि हम बेहतर हथियार बना सकें, न कि उन्हें सजावट के तौर पर इस्तेमाल करने के लिए। वेविल ने एक अमीर जोड़े को देखते हुए कहा जो वहां से गुजर रहा था। उस महिला ने एक कालातीत काली पोशाक पहनी हुई थी और उसके कानों में जानवरों के क्रिस्टल वाले झुमके थे। एक तरह से किसी के पास जितना दुर्लभ बीस्ट क्रिस्टल होता था, उससे पता चलता था कि उस परिवार में कितनी ताकत है। शक्तिशाली बीस्ट क्रिस्टल ज्यादा कीमत पर बिकते थे, खासकर इसलिए कि उन्हें हथियार बनाया जा सके, लेकिन अगर कोई उन्हें खरीदकर फैशन एक्सेसरी के तौर पर इस्तेमाल कर सके तो इससे दुनिया को पता चलता था कि उनके लिए एक महंगा बीस्ट क्रिस्टल कितना कम मायने रखता है। मुझे नहीं लगता कि हम ज्यादा इंतजार कर सकते हैं। ज्यादातर लोग आ चुके हैं और अगर हम में से कोई भी अंदर नहीं गया तो दिक्कत हो सकती है। सैम ने सुझाव दिया और अनिच्छा से वे सब उसके पीछे रेड कारपेट पर चलने लगे। ऐसा करते हुए कुछ दूसरे मेहमान जो साथ चल रहे थे उन्हें घूरने लगे। उन्हें लग रहा था कि वे अंदाज़ा लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि वे कौन हैं, क्या कोई ऐसा है जिसे वे पहचानते हैं। हालांकि बहुत कोशिश करने के बाद भी वे समझ नहीं पा रहे थे। ये स्कूल में काम करने वाले किसी शिक्षक या किसी दस्ते का कप्तान होगा। उनमें से एक ने दूसरे से फुसफुसाते हुए कहा। वे शापित गुट से हो सकते हैं, बहुत से लोग नहीं जानते कि वे कैसे दिखते हैं। एक अन्य ने उत्तर दिया। रेड कारपेट पर चलते हुए उन्होंने दो लोगों को देखा जिन्हें वे पहचानते थे, बोनी और वॉर्ड, वे दो पत्रकार जिनसे उनकी मुलाकात राक्षस स्तर के जानवर का सामना करते समय हुई थी। जब सैम और अन्य लोग वहां से गुजरे तो बोनी ने उन्हें तुरंत पहचान लिया और सैम के सामने माइक्रोफोन रखने से पहले मुस्कुरा दिया। अब हम दरवाजे के पास पहुंच गए हैं, आखिरकार शापित गुट के कुछ उच्च पदस्थ सदस्य आ गए हैं। कृपया घर पर बैठे दर्शकों से अपना परिचय दें और शापित गुट में अपनी भूमिका भी बताएं। बोनी ने अपनी सबसे अच्छी इंटरव्यू वाली आवाज में पूछा। पहली बार जब सैम कैमरे के लेंस में घूर रहा था तो वह स्तब्ध रह गया। इसकी एक वजह यह थी कि यह अप्रत्याशित था और दूसरी वजह यह थी कि शापित गुट ने वास्तव में भूमिकाएं नहीं दी थीं, हर कोई बस वही कर रहा था जो वह चाहता था। इसके अलावा वहां बहुत सारे कान थे जो सुन रहे थे। शापित गुट के नेता कहाँ है? मुझे क्विन नाम का व्यक्ति दिखाई नहीं दे रहा। उसे आज यहाँ होना चाहिए था, है ना? जाहिर है ओवन और ऑस्कर भी इस कार्यक्रम में हैं। ये पृथ्वी की सबसे शक्तिशाली शक्तियों का जमावड़ा है। शापित नई शक्तियों में से एक होने के नाते उसे प्रभाव डालने के लिए बाकी सभी से पहले पहुंचना चाहिए था। ये सब बातें सुनकर सैम और भी ज्यादा लड़खड़ा रहा था। तभी लिंडा ने बीच में आने का फैसला किया। यहाँ शापित गुट का हमारा विश्वसनीय उपनेता है। अगर क्विन मौजूद नहीं है तो हम उसके कहे अनुसार काम करेंगे। फिर हमारे पास पीटर है जो न केवल प्रमुख जनरल है बल्कि शापित जहाज पर हमारी सुरक्षा का प्रभारी भी है। वेविल और मैं दूसरे गुटों के साथ मिलकर संवाद करते हैं। हम डेजी गुट की हेलेन के साथ मिलकर काम करते हैं, जिनसे आप शायद हमसे पहले मिल चुके होंगे। हम ये सुनिश्चित करने की कोशिश करते हैं कि अगर किसी दूसरे गुट को कोई समस्या हो तो वह हमसे बात कर सके। अंत में नेट हमारे हैंड टू हैंड कॉम्बैट डिवीजन का प्रभारी है। जैसा कि आप देख सकते हैं, हम अपने कई उच्च पदस्थ सदस्यों को यहां लाए हैं क्योंकि हम समझते हैं कि यह आयोजन कितना महत्वपूर्ण है। लिंडा ने कुशलता से उत्तर दिया। बाकी लोग इस बात से हैरान थे कि लिंडा उन्हें इतनी आसानी से सभी भूमिकाएं दे पाई, लेकिन अब जब उन्होंने इसके बारे में सोचा तो उसने सचमुच बताया कि उनमें से बहुतों ने शापित गुट के लिए क्या किया था। हालांकि पीटर का पद थोड़ा बड़ा चढ़ाकर बताया गया था, लेकिन एक समय पर उसने अकेले ही जहाज को कई हमलों से बचाया था। ये सुनकर बहुत अच्छा लगा। बहुत से लोग शापित गुट के बारे में नहीं जानते क्योंकि वे इतनी तेजी से आगे बढ़े हैं, लेकिन ऑस्कर ने कहा है कि उन्होंने दानव स्तरीय शिकार अभियान के दौरान बहुत मदद की और ओवन ने हमेशा आपके नेता क्विन टैलिन के बारे में अच्छी बातें कही हैं। मैं पूछना चाहता हूँ, क्या हम आज रात उसे देख पाएंगे? वह अभी तक दिखाई नहीं दिया है। अंततः सैम बोलने के लिए तैयार हो गया। उसने कहा था कि वह यहाँ आएगा, इसलिए वह जरूर आएगा। अगर शापित गुट किसी एक चीज में अच्छा है तो वह वही करता है जो वह कहता है। उसे बस जरूरी काम निपटाने हैं, सैम ने चलते हुए कहा और बाकी लोग भी उसके पीछे चल दिए। अब जब सभी लोग बड़े हॉल में आ गए थे तो वे थोड़ी देर आराम कर सकते थे। घोषणा बाद में की जानी थी और अब सबके लिए आपस में घुलने मिलने और एक दूसरे को जानने का समय था। हालांकि कुछ लोगों के लिए ये थोड़ा मुश्किल था। ओवन ऑस्कर के बगल में खड़ा था और कई लोग तो उन दोनों के पास आने से भी डर रहे थे जब वे बातें कर रहे थे। इस बीच दूसरे लोग उनकी तरफ देखते हुए बातें कर रहे थे। बॉनी और वॉयड लगातार दूसरों का इंटरव्यू लेते रहे और उनसे उनकी उपलब्धियों और अन्य बातों के बारे में सवाल पूछते रहे। जब वे एक साथ होते थे तो वे कमरे के एक तरफ अजीब तरह से खड़े होते थे। उन्हें साफ तौर पर अजीब लग रहा था क्योंकि सभी एक दूसरे को जानते थे। जहां तक नेट की बात है, वह किसी खास व्यक्ति को देख रहा था।
वह हेलेन की तरफ देख रहा था। अरे, तुम्हें पता है कि उसे क्विन पसंद है ना? मैं नहीं चाहता कि तुम कोई ड्रामा करो, सैम ने कहा जब उसने नेट को उसे घूरते हुए देखा। नहीं, मैं उसकी तरफ नहीं देख रहा, वो अपनी दोनों बहनों को भी इस कार्यक्रम में साथ लाई है। क्या मैं उसके पास जा सकता हूँ? नेट ने पूछा। इसके बाद एक पार्टी होनी थी जिसमें कोई कैमरा नहीं था। मुझे लगता है कि यह ठीक है, लेकिन ज़रा संभल कर रहना। बोनी और वॉर्ड कभी भी तुम्हारा इंटरव्यू लेने आ सकते हैं और उनके सवालों का जवाब देते वक्त तुम्हें सावधान रहना होगा। इस समय सब हमारी प्रतिष्ठा खराब करने पर तुले हैं। चलो 1 घंटे बाद फिर मिलते हैं, सैम ने सुझाव दिया, लेकिन सैम के बोलने से पहले ही नेट चला गया था। पीटर बिना कुछ किए बस एक खंभे से टिककर सबको देखता हुआ खुश था। वेविल और लिंडा एक दूसरे की संगति का आनंद ले रहे थे। इन दिनों वे एक दूसरे से खूब बातें करते थे, जबकि सैम ने हिम्मत जुटाकर कुछ रिश्ते बनाने की कोशिश की थी। आखिरकार यह जरूरी था, जब तक कि शापित गुड दुनिया पर कब्जा करने की योजना न बना रहा हो, जो कि क्विन का इरादा नहीं था। सैम ने सोचा कि उन लोगों से बात करना अच्छा रहेगा जिनके साथ वे निकट भविष्य में काम करेंगे। साथ ही वह इस बात पर भी नज़र रखता था कि क्विन कब आता है और एनो कब आता है। इससे फैक्स अकेला रह गया, जिसने सैमथा को वेटर से कुछ एपेटाइजर लेने की कोशिश करते हुए देख लिया था, लेकिन उसके रास्ते में कुछ लोग खड़े थे। एक लंबे कद के आदमी ने, जो उसकी तरफ बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहा था, एक खास सीफूड डिश रोक दी थी जिसे वो खाने के लिए बेताब थी। फिर अचानक वो डिश हवा में तैरने लगी और फिर उसके हाथ में आ गिरी। क्या आप यही जानना चाह रहे थे? फैक्स ने गर्मजोशी से मुस्कुराते हुए पूछा। जब सामंथा ने मुड़कर देखा कि वह कौन है, तो वह काफ़ी चौंक गई। मुझे पता था कि मैं उससे यहाँ टकरा सकती हूँ, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि वह इस तरह मेरे पास आएगा, उसने सोचा, और वह घबराने लगी। ओह धन्यवाद, ये वही है जिसकी मुझे तलाश थी, उसने जवाब दिया, और अब वह इस अजीब स्थिति से जल्दी से बाहर निकलने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वह महसूस कर सकती थी कि फैक्स की नज़रें उससे हट ही नहीं रही थीं। फैक्स ने उसके पास आने का एक कारण बताया था, और जब दोनों की आंखें मिली तो उसकी आंखें लाल हो गईं। क्या तुम्हें याद है मैंने क्या पूछा था? मैंने कहा था कि तुम किसी को यह न बताओ कि मैंने डाल्की के खिलाफ क्या किया था। अब बताओ, क्या तुमने हमारा छोटा सा राज छुपाया था? फैक्स ने पूछा। अब किसी महिला से इस तरह बात करना अच्छा नहीं लगता, है ना? सामंथा के पीछे से एक आवाज़ आई। उस आदमी की लाल आंखों को फैक्स की ओर देखते हुए वह तुरंत पहचान गया कि यह कौन था। रिचर्ड एनो, फैक्स ने जवाब दिया। पीछे से आती आवाज़ सुनकर सामंथा के पास मुड़ने के अलावा कोई चारा नहीं था। एक पल के लिए वह उस व्यक्ति का शुक्रिया अदा करना चाहती थी जिसने उसे ऐसी मुश्किल स्थिति से निकाला, लेकिन फिर जब उसने देखा कि वह कौन था, एक भूरे रंग की चोटी वाला एक बुजुर्ग दिखने वाला सज्जन जो उसे देखकर मुस्कुरा रहा था, तो वह एक कदम पीछे हट गई और तुरंत सतर्क हो गई। तुम ही वह व्यक्ति थे जिसने आश्रय गृह में हम पर हमला किया था, सामंथा ने उस आदमी को पहचानते हुए कहा। ओह, मुझे लगा था कि तुम्हें वो लड़का पसंद नहीं है, लेकिन जब कोई खतरनाक स्थिति आती है तो तुम उसके पास कूद पड़ते हो। मैं समझ रहा हूं कि मामला क्या है। अपनी भावनाओं के प्रति ज़्यादा ईमानदार होना चाहिए, खासकर जब इंसान की जिंदगी इतनी छोटी होती है, इन्होंने कहा। और हाँ, मुझे लगता है कि मैंने सिर्फ तुम्हारे पीछे वाले आदमी पर हमला किया था, मैंने कभी खुद पर हमला नहीं किया, और मुझे अपनी स्थिति समझाने का भी मौका नहीं मिला। खैर, मुझे लगता है कि मैं अभी तुम दोनों को यहीं छोड़ देता हूँ। एनो इधर उधर घूमने लगा और सामंथा उसे रोकने की तैयारी कर रही थी। फैक्स का दावा था कि वह प्यो का सदस्य था, लेकिन जैसे ही वह भागने ही वाली थी, उसने महसूस किया कि फैक्स ने उसका हाथ पकड़ लिया। आप क्या कर रहे हो? उसे छोड़ दो, फैक्स ने कहा। उसे यहाँ बुलाया गया था। उस समय उसे ठीक से समझ नहीं आया था कि फैक्स ने उस आदमी से मिलते समय क्या कहा था, लेकिन अब उसके शब्द साफ हो गए थे। उसने कोई भी नाम यूं ही नहीं कहा था। जो नाम बोला गया था वह सिर्फ और सिर्फ रिचर्ड एनो था। रुको, क्या ये सच है? वह महान वैज्ञानिक रिचर्ड एनो हैं जिन्हें हर कोई ढूंढ रहा है, सामंथा ने पूछा। क्विन ने जो कहा था कि एनो ने ऑस्कर के सामने पहले ही अपने बारे में खुलासा कर दिया था तथा वह यहाँ था, उसके आधार पर फैक्स ने सोचा कि उसे सच बताने में कोई समस्या नहीं है। वह है, उसने उत्तर दिया। मुझे माफ़ करना, सामंथा ने शुरू किया। मुझे पता है कि आपने मुझे अपनी बात राज रखने को कहा था, लेकिन मैंने आपके नेता क्विन टेलेन के बारे में रिपोर्ट पढ़ी है। उसमें लिखा है कि उसने भी एक खास लाल आभा का इस्तेमाल किया था, और जिन लोगों को मरा हुआ मान लिया गया था उनमें से एक असल में जिंदा था और उसने भी सब कुछ देखा था। इसलिए मेरे पास उन्हें इसके बारे में बताने के अलावा कोई चारा नहीं था। वह अभी भी इस तथ्य को समझ रही थी कि हेड जनरल हार्डी वास्तव में शापित गुट का नेता क्विन था। ये सुनकर फैक्स चिढ़ गया और दांतों को चूम लिया। उसकी योजना थी कि वह कुछ और कहे उससे पहले ही उसकी याददाश्त मिटा दे, लेकिन अगर रिपोर्ट में पहले ही लिखा था कि क्विन ने लाल आभा का इस्तेमाल किया था, तो ऐसा नहीं लग रहा था कि वह इससे बच पाएगा। दूसरी बात, मैंने किसी को नहीं बताई।
मैंने किसी को नहीं बताया कि तुम्हारे फ्लास्क में क्या था या तुमने मुझे क्या करने को कहा था। सामंथा फुसफुसाए, तुमने मेरी जान बचाई है, इसलिए मैं इसे राज ही रखूंगी, और अगर तुम हमारी जान बचा रही हो तो तुम जो भी अजीबोगरीब काम करती हो उसकी परवाह किसे है। हालांकि सामंथा की बात सच थी, लेकिन उसे लगा कि शायद इसमें कुछ और भी है। फैक्स उसके खून की वजह से ठीक हो गया था और लाल आभा का इस्तेमाल भी कर पा रहा था, ठीक वैसे ही जैसे उनके नेता क्विंटेलेन करते थे। उसे डर था कि खून ही इस बात का जवाब है कि वे ये सब कैसे कर पाते हैं। यह शापित गुट का कोई राज हो सकता था। अगर उसने ये राज लोगों को बताया होता तो वह आधी रात को गायब नहीं होना चाहती थी। उसने खून के बारे में किसी को नहीं बताया, शायद अब बेहतर होगा कि मैं उसकी यादें मिटा दूं। रिचर्ड एनो, आप अंततः ही गए। एक गहरी गूंजती हुई आवाज सुनाई दी। ये सुनकर सभी ने दो कारणों से अपना सिर घुमाया। एक तो ऑस्कर बोल रहा था और उसकी आवाज पूरे कमरे में गूंज रही थी, और दूसरा कारण था रिचर्ड एनो का नाम। अरे, मुझे लगता है कि मुझे इसे अभी छोड़ देना चाहिए, उसने अभी तक किसी को नहीं बताया है, लेकिन मैं बाद में गलतफहमी दूर कर सकता हूँ। फैक्स ने सोचा, जबकि वह वहां गया जहां बाकी सभी खड़े थे, क्योंकि वे बातचीत सुनना चाहते थे और महान रिचर्ड एनो को देखना चाहते थे। रिचर्ड एनो ऑस्कर के पास गए। उन्होंने औपचारिक कपड़े पहने थे जो आसपास मौजूद सभी लोगों से मेल खाते थे, इसलिए वे पार्टी में अजीब नहीं लग रहे थे। जहां बाकी सभी ऑस्कर और ओवन के पास जाने से डर रहे थे, वहीं रिचर्ड को ऐसा नहीं लगा क्योंकि वे सहजता से उनके पास पहुंच गए। आश्चर्य की बात यह थी कि सबसे पहले सम्मान दिखाने वाले ओवन और ऑस्कर दोनों ही थे, क्योंकि दोनों ने झुककर प्रणाम किया। तुम्हें ढूंढना मुश्किल है, ओवन ने हमेशा की तरह अपना पंखा उठाकर अपना चेहरा ढकते हुए कहा। तुमने हर परिवार के लिए बड़ी उपलब्धियां हासिल की हैं और आखिरकार तुमसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। जब ऑस्कर ने बताया कि उसके पास एक सरप्राइज गेस्ट है, तो मैंने कभी नहीं सोचा था कि वह तुम खुद होगे। खबर पाने में असफल न होते हुए वॉर्ड और बोनी ने तुरंत ही हेड जनरल इनू का साक्षात्कार रोक दिया, जो अपने समूह की उपलब्धियों के बारे में शेखी बघार रहे थे, और वे इनो और महान नेताओं के बीच बातचीत सुनने और रिकॉर्ड करने के लिए दौड़ पड़े। ये पहली बार था कि किसी ने उसका वीडियो भी बनाया था, इसलिए यह एक ऐसा अवसर था जिसे वे गंवाना नहीं चाहते थे। अगर आप इन दिनों ज्यादा व्यस्त नहीं हैं, तो अच्छा होगा अगर हम किसी समय एक औपचारिक मुलाकात कर सकें। शायद आप हमारी किसी प्रयोगशाला में भी आ सकें, ऑस्कर ने सुझाव दिया। मैं वादा करता हूं कि आपको घर जैसा महसूस कराने के लिए हम कुछ भी करेंगे। ओवन हंसने लगा और उसने ऑस्कर की ओर एक नज़र डाली। आपको इस कार्यक्रम का आनंद लेना चाहिए, काम के बारे में बात करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मुझे यकीन है कि सैन्य प्रयोगशालाओं को देखकर महान एनो भी बोर हो सकते हैं। वह एक ऐसे व्यक्ति हैं जिन्हें नई खोजों को देखना बहुत पसंद है। ग्रेलिश परिवार के पास ऐसी कई चीज़ें हैं जो अभी तक सबके साथ साझा नहीं की गई हैं, जिन्हें वह देखना पसंद कर सकते हैं। मुझे लगता है कि समय आने पर ये दोनों चीज़ें देखना बहुत अच्छा रहेगा। हालांकि मुझे हैरानी है कि आपके पास मेरे लिए और सवाल नहीं हैं, इन्होंने जवाब दिया। ये सुनकर चारों ओर से घिरी भीड़ में से एक लड़की पत्रकार चिल्लाई, अगर आपको कोई आपत्ति न हो तो मेरे पास कैमरे के लिए कुछ प्रश्न हैं। बोनी ने कहा। बोनी, रिचर्ड एनो एक विशेष अतिथि हैं और मुझे यकीन है कि उनके पास अपने कारण होंगे कि उन्होंने इस पूरे समय खुद को चुप क्यों रखा है। मुझे नहीं लगता कि कोई बात नहीं, रिचर्ड ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। मुझे यकीन है कि लोग कुछ सवाल पूछना चाहेंगे। अब तक पार्टी में सभी शापित सदस्य एकत्र हो गए थे और देख रहे थे कि एनो क्या कर रहा है। उन्हें ये स्पष्ट नहीं था कि उसका उद्देश्य क्या है। साक्षात्कार क्यों स्वीकार करें, सैम ने सोचा। बोनी और वॉर्ड भीड़ से बाहर निकलकर उस जगह के करीब पहुंच गए थे जहां वे थे। जब वे करीब पहुंचे तो ऑस्कर उन्हें घूर रहा था, जबकि एनो एक बड़ी सी मुस्कान दे रही थी। उसे ऐसा लग रहा था जैसे वह किसी शैतान और फरिश्ते के बीच फंस गई हो, लेकिन उसे रिचर्ड एनो से इंटरव्यू लेना ही था, चाहे इसके लिए उसे कुछ भी करना पड़े। आप महान रिचर्ड एनो हैं, जिन्होंने मानव जाति को जानवरों जैसे हथियार बनाने का तरीका समझने में मदद की और हमें टेलीपोर्टर जैसी तकनीकें भी दीं। कहा जाता है कि आप पिछले युद्ध के महान नायकों में से एक हैं। इसीलिए बहुत से लोग सोच रहे थे कि गृहयुद्ध के दौरान आप कहाँ थे, बोनी ने पूछा। यह एक सीधा सवाल था जिसके बारे में बहुत से लोगों ने नहीं सोचा था कि एनो इसका उत्तर देकर खुश होंगे, लेकिन उनके चेहरे पर मुस्कान बनी रही, जिससे ऐसा लग रहा था कि उन्हें इस सवाल से कोई परेशानी नहीं है। उस समय दुनिया बहुत बुरी स्थिति में थी। हालांकि मैंने पहले ज्यादातर सेना के साथ काम किया था, लेकिन सेना से जुड़ने का मेरा कभी इरादा नहीं था। बात बस इतनी थी कि उस समय बाकी सभी मजबूत परिवार सेना के लिए काम करते थे। मैं किसी का पक्ष नहीं लेना चाहता था और न ही किसी परिवार के साथ अपने रिश्ते खराब करना चाहता था। साथ ही आपको ये भी याद रखना होगा कि मैं सिर्फ एक वैज्ञानिक हूँ, कोई लड़ाकू नहीं। मुझे अपनी जान का भी डर था। कभी कभी कुछ समूह ऐसे भी होते हैं जो सोचते हैं कि अगर हम उसे नहीं पा सकते तो उसे मार देना ही बेहतर होगा। बेशक मुझे अपनी जान की भी परवाह है।
बोनी को उसकी उम्मीद से कहीं ज्यादा बेहतर जवाब मिला था और बाकियों को भी लगा कि उसकी बात सही थी। जब तक वह यहाँ था उसे उससे सवाल पूछते रहना था। तो फिर अब अचानक वापसी क्यों? हमने सुना है कि आपको हेड जनरल ऑस्कर ने आमंत्रित किया था। क्या इस समय आपकी कोई योजना है? बोनी ने पूछा। मुझे यकीन है कि आप में से बहुत से लोग ये जान जाएंगे कि ऑस्कर के पास आप सबके लिए एक गंभीर संदेश है जो मेरे साथ साथ बाकी सभी के जीवन को भी प्रभावित करेगा। मैंने फिलहाल ये तय कर लिया है कि मैं कर्स्ट गुड के साथ रहूंगा क्योंकि मेरा उनसे गहरा रिश्ता है, इन्होंने कहा। सैम इसी बात को लेकर चिंतित था। बाकी लोग पहले से ही जान रहे थे कि ग्रीन परिवार, जो सबसे मजबूत गैर लड़ाकू परिवारों में से एक है, का शापित गुट से गहरा संबंध है, और अब अगर इनो ये बात कह देता तो बाकी लोग डर जाते कि महाशक्तियों में से एक के पास बाकियों के मुकाबले बहुत ज्यादा ताकत है। अतीत में भी वे निगमों को चीजों पर एकाधिकार रखने से रोकते थे। शापित गुट के साथ घनिष्ठ संबंध, बोनी ने दोहराया। क्या आप विस्तार से बताएंगी कि आपका क्या मतलब है? उसने पूछा। बिल्कुल, इन्होंने जवाब दिया। क्विंटेलिन आखिरकार मेरा पोता है, क्या आप इसे एक करीबी रिश्ता नहीं मानेंगे? ये सुनकर लगभग सभी के होश उड़ गए। बोनी को समझ ही नहीं आ रहा था कि अब क्या कहे। उसने मन ही मन कई सवाल तैयार कर रखे थे कि आगे क्या पूछे, लेकिन उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। तभी एनो के ठीक बगल से साया छटने लगा और क्विन उनमें से निकलता हुआ दिखाई दिया और उसने एनो का कंधा पकड़ लिया। तुम्हें क्या लगता है कि तुम क्या कर रहे हो? क्विन ने कहा।